अस्सलाम वालेकुम। आज जो हम नावल रीड करने लगे हैं उसका नाम है इश्क की इंतहा। ये आर्मी बेस्ड नावल है और रोमांटिक भी है। इनोसेंट हीरोइन बेस है, कज़न बेस भी है। तो चलें जी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज सुबह से बुलंद बहुत खुश है, रात को भी वो मुश्किल सोया है, राबिया ने कहा। अच्छा क्यों? अली ने पूछा। आप ये भी भूल गए आप कितने भुलक्कड़ हैं, राबिया ने गुस्से से कहा। मामा पापा जल्दी करें, क्या कर रहे हैं आप? मुझे नानू के घर जाना है, बुलंद ने कमरे में आते हुए बुलंद आवाज़ में कहा। बेटा आपकी मामा की डांट सुन रहा हूँ, अली ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। पापा नानी के घर ले जाएं, आपको पता है कि आज आमना की फैरी एक बेबी देने वाली है, बुलंद ने याद करवाया। ओहो मैं कैसे भूल गया, अली ने दिल में सोचा। राबिया ने कुशन उठाकर अली को मारा और कहा, आपसे ज़्यादा तो बुलंद की मेमोरी अच्छी, जो सिर्फ अभी 4 साल का है। शुक्र है कि ये अपने भुलक्कड़ पापा पे नहीं गया। बस करो, ये मेरा बेटा मेरी ही कॉपी है, अली ने कहा। राबिया ने गुस्से से बेड पर पड़ी शर्ट उठाई और पाँव ज़मीन पर मारती हुई बुलंद को लेकर वॉशरूम में चली गई। स्वीट हार्ट, इतना गुस्सा ना करो मुझ पर, अली पीछे से बोला। राबिया बुलंद को टॉवल में लपेटकर बाहर आई और बेड पर बिठाकर करवाने लगी। जब अली को शरारत सूझी, उसने झुककर राबिया के गाल पर बोसा दिया। एक पल को तो राबिया जम गई, फिर अली और बुलंद के कहके की आवाज़ पर होश में आई और अली को खुद से दूर धकेला। बुलंद को अली के हवाले करके खुद चेंज करने चली गई। अली ड्रेसिंग टेबल के शीशे में अपने बाल बना रहा था और बुलंद उसकी नकल कर रहा था। अली ने उसको मुस्कुरा कर देखा तो बुलंद ने मौके का फ़ायदा उठाते हुए मासूमियत से सवाल किया, पापा मामा क्या आपकी गर्लफ्रेंड है? जी बेटा, आपकी मामा मेरी गर्लफ्रेंड है, जब आप भी बड़े होंगे तो आपकी भी होगी, अली ने शरारत से जवाब दिया। बुलंद मुस्कुराया और चेहरे पर हाथ रखा कि तभी राबिया की आवाज़ आई, आप इसको क्या सिखा रहे हैं? रोमांस, अली ने मुस्कुराते हुए कहा। राबिया ने उसके कंधे पर हाथ मारा और बुलंद की शर्ट के बटन बंद करती हुई बोली, बुलंद मेरी जान, बीवी हूँ मैं इनकी। मामा वो क्या होता है? बुलंद ने मासूमियत से पूछा। वो एक लड़की होती है, बुद्धू नालायक फलटी इंसान का ख्याल रखती है, राबिया ने अली की तरफ देखते हुए कहा। मामा भुलक्कड़ भी? बुलंद फ़ौरन बोला तो राबिया ज़ोर से हंसी और अली बुलंद की तरफ दौड़ा तो और उसे गोद में उठाकर बोला, मेरी बिल्ली मुझे ही मियाऊं, मैंने आपको उर्दू सिखाई और मुझे ही भुलक्कड़ बोल रहे हो? और तब बुलंद ने कान पकड़ने के बाद कहा, सॉरी डैडी। राबिया ने बुलंद के गाल पर बोसा दिया और कहा, चलो अब फ्लाइट मिस ना हो जाए। सही कह रही हो, अली ने भी कहा और वो अपनी मंजिल की तरफ चल दिए। एयरपोर्ट पर पहुंचकर अली ने फ़ोन मिलाया। फ़ोन पर एक अधेड़ उम्र औरत की आवाज़ आई, जीते रहो मेरे लाडले, अभी तुम्हें ही याद कर रही थी। अस्सलाम वालेकुम बड़ी माँ, अली बोला। वालेकुम सलाम मेरी जान, कब पहुंच रहे हो? माँ जी बस निकल रहे हैं, अली ने जवाब दिया। मेरी बेटी और मेरा बिल्लू कैसा है? बड़ी माँ ने पूछा। अली अभी कुछ बोलने ही वाला था कि बुलंद फ़ोन की तरफ लपका और कहा, अस्सलाम वालेकुम नानी। यार नानी नहीं दादी, अली एहतिजाजन बोला। बुलंद फ़ोन लेकर दूसरे कमरे में चला गया। तब राबिया ने मुस्कुरा कर पूछा, क्या सीक्रेट बात है दादी और बुलंद की? छोड़ो, तुम मौके का फ़ायदा उठाओ, हमें आपके बेटे ने अकेला छोड़ दिया है, अली शरारत से बोला। राबिया ने हंसी दबाते हुए अली को देखा। इतनी देर में बुलंद भी वापस आ गया। अली ने रोनी सुनत बढ़ाकर बुलंद से फ़ोन पकड़ा और कहा, बस हो गई बात? तो बुलंद ने सर इस बात में हिलाया। फ्लाइट के अनाउंसमेंट के बाद वो जहाज़ में जाकर बैठ गए। कुछ वक्त बाद बुलंद सो गया। रात से पाकिस्तान जाने और नए बेबी देखने की खुशी की वजह से सही तरह सोया नहीं था। राबिया न जाने किन ख्यालों में गुम थी। अली से अपनी तरफ मुतवज्जो करने के लिए खांसा तो राबिया ने अपना रुख अली की तरफ किया, जो उसे सवालिया नज़रों से देख रहा था। तो राबिया बोली, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? अली मुस्कुराया और उसका हाथ अपने हाथ में पकड़ा। तो राबिया बोली, बताओ कितना प्यार करते हो? इतना कि तुम्हारी जगह मर भी सकता हूँ। अली हैरानगी से उसकी तरफ देखकर बोला। उसकी बात पर राबिया ने रोते हुए अपना हाथ छुड़ाया और बोली, मुझे तुमसे बात नहीं करनी। अली ने हैरानगी से उसकी तरफ देखा और कहा, अब मैंने क्या किया है? तुम क्यों मरने वाली बातें करते हो? राबिया रोहानसी हुई बोली। अली ने उसके कंधे पर सर रखा और आंखें बंद कर ली। जहाज़ ने लैंड किया। उतरते ही ड्राइवर नजर आ गया, जो अली से गर्मजोशी से मिला और राबिया को सलाम किया और बुलंद को अपनी गोद में लेकर गाड़ी की तरफ चला गया। घर से हमें लेने सब आते, लेकिन सब हॉस्पिटल में होंगे, इसलिए कोई नहीं आ सका, अली ने राबिया से कहा। तो राबिया ने इस बात में सर हिलाया। सफ़र खामोशी से जारी था। बेचा ये रावलपिंडी है, दादू यहाँ रहती है, हम बस पहुँचने वाले हैं, अली ने बुलंद को बताया। राबिया सामने ही देख रही थी। अली उसको अपनी नज़रों के सार में लेता हुआ बोला, सुबह से परेशान लग रही हो, क्या हुआ है? अली ने राबिया के उतरे हुए चेहरे को
देखते हुए पूछा और फिर राबिया ने एक ज़ोरदार चीख मारी। अली को सामने देखने की फुर्सत ही ना मिली कि उसका सर घूम गया। राबिया और बुलंद की चीखों की आवाज़ें सुनाई दी। अली की आंखें बंद हो रही थी पर उसने हिम्मत करके उनको खुला रखा और देखा कि एक ट्रक से टक्कर खाकर अब वो खाई में गिरने वाले हैं, जबकि ड्राइवर शायद मर चुका था। अली ने उठकर हैंड ब्रेक को पकड़ा। 1 मिनट के लिए तो ऐसा लगा कि गाड़ी खाई में गिर जाएगी, पर गाड़ी ने हिलना कम किया। बुलंद रोता ही जा रहा था जबकि राबिया बेहोश हो गई थी। तभी करीब से आर्मी की जीप गुजरी। आर्मी ऑफिसर्स उनकी मदद को आगे बढ़ी। अली और बुलंद को शीशा तोड़कर निकाल लिया और तभी गाड़ी बुरी तरह लड़सने लगी। आर्मी ऑफिसर्स ने हार मान ली और कहा, राबिया को निकालना नामुमकिन है, जो उसे निकालने जाएगा वो भी खाई में गिर जाएगा। लेकिन अली ने किसी की ना सुनी और गाड़ी में दोबारा चला गया। उसने राबिया को गोद में उठाया और बाहर आने ही वाला था कि गाड़ी खाई में गिरी और वो दोनों बच ना सके। 2 महीने बाद, रावलपिंडी, पाकिस्तान, शाह हाउस लोकेशन। बुलंद एक कोने में बैठा आंसू बहा रहा था। कनीस, जो कि ख़ानदानी मुलाजिमा थी, बुलंद को गोद में लेकर फातिमा शाह यानी बुलंद की दादी के कमरे में दाखिल हुई। ये क्यों रो रहा है मेरा राजा? फातिमा शाह ने ये कहते हुए बुलंद के आंसू पोंछे। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई और एकदम दरवाज़ा खुला। अस्सलाम वालेकुम माजी, और एक 33 से 35 साल की औरत ने फातिमा शाह के हाथों को चूम लिया। अब वो बुलंद की जानिब लपकी और बुलंद की नकोश का बौसा लेते हुए रोने लगी। उस औरत ने बुलंद की तवज्जो को अपनी जानिब मोड़ लिया था और ये बुलंद की बड़ी खाला नाइला खान थी। अब एक गैर मामूली तौर पर पुरकशिश नन्ही सी बच्ची, जिसकी आंखें सब्ज़ रंग की थी, बाल सुनहरे और भूरे, टमाटर की तरह सुर्ख गाल और गुलाबी होंठ। उसने अपने लंबे रेशमी बालों की 2 पोनियां बनाई हुई थी और जीन्स का फ्रॉक पहना हुआ था। वो नन्ही सी लड़की बुलंद को खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। शायद उस नन्ही सी बच्ची को बुलंद एक आंख न भाया था। फातिमा शाह ने उस 3 से 4 साल की बच्ची को अपनी बाजुओं में भरा, तब जाकर उस बच्ची ने अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला। उस बच्ची का नाम हरम खान था। अली मेरी आखिरी निशानी है, मेरे अली की आखिरी निशानी है बुलंद, नाइला खान ने रोते हुए कहा। वक्कास शाह फातिमा शाह का सौतेला बेटा और नाजिया शाह वक्कास शाह की बीवी, दोनों ने नाइला खान से रस्मी सलाम दुआ की और फिर उनको आराम करने की घर से तनहा छोड़ के बाहर आए। मौसम रहमदिल हो चुका था। दिसंबर की पहली बारिश थी। फातिमा शाह वक्कास और नाइला के हमरा स्नैक्स और को एंजॉय कर रहे थे, जबकि बुलंद, हरम और नाजिया खान लॉन में उछल कूद कर रहे थे। दोनों खेलते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं ना, वक्कास शाह ने कहा। भाई दिल की बात करें, तीनों खेलते हुए कितने प्यारे लग रहे हैं, नाइला खान शरारत से बोली। तो वक्कास शाह का शर्म के मारे सांस लेना भी मुहाल हो गया था। फातिमा शाह ने उनकी झिझक दूर करने के लिए बात का रुख ही बदल डाला। आज मैंने बुलंद को हंसते हुए मुस्कुराते पहली बार देखा है। हरम से काफ़ी अटैच भी हो गया है। वक्कास शाह ने मौके का फ़ायदा उठाते अपने दिल की बात कर दी। माजी, बुलंद को गोद लेने के बारे में वक्कास शाह ने भी इतना ही कहा था कि फातिमा शाह उनकी बात मुकम्मल होने से पहले ही बोली। पिछले 2 महीने से तुम्हारे एक ही सवाल है और मेरा एक ही जवाब है। मैं 7 साल से बेऔलाद हूँ। अली मर चुका है तो इस बात में हर्ज ही क्या है, वक्कास शाह ने फिर से कहा। अब की बार फातिमा शाह तेज़ी से कदम बढ़ते हुए अपने कमरे में दाखिल हो गई। वक्कास शाह से ये तस्लील बर्दाश्त न हुई। उसने कॉफ़ी टेबल पर पड़ी हर चीज़ को फर्श पर दे मारा। अब वो चीख चीख कर नाजिया को पुकार रहा था। नाजिया का बाजू पकड़ा और उसको घसीटता हुआ कमरे में ले गया। घटिया औरत, एक औलाद नहीं दे सकी मुझे, वक्कास शाह चीखते हुए बोला। ये तो अल्लाह के काम है, मैं क्या कर। नाजिया शाह की बात मुकम्मल होने से पहले ही वक्कास ने उसके मुंह पर तमाचा दे मारा और नाजिया शाह हमेशा की तरह सिसकियां दबाने लगी। आज तक जो चाहे छीन लिया है मैंने। ये 2 टके की बुढ़िया मुझे इस बुलंद नामी सोने की चिड़िया को हासिल करने से नहीं रोक सकती। मैं इसको मुल्क से बाहर ले जाऊंगा, वक्कास शाह ने मुझे को ताव देते हुए कहा। और बाहर की सब कुछ कनीस ने सुन लिया था। हरम और बुलंद भी चंद मिनट पहले होने वाले शोर से घबरा गए थे। नाइला उनको टीवी लॉन्च में ले आई थी और उनको कुछ खाने के देने के लिए किचन में चली गई। बुलंद का ध्यान टीवी पर था, जबकि हरम का बुलंद पर। बुलंद ने जब किसी की नज़रों को खुद पर महसूस किया तो हरम की तरफ रुख मोड़ा। हरम ने अपना हाथ बुलंद की जानिब बढ़ाया और बुलंद की आईब्रो पर बने जख्म के निशान को छू लिया। बुलंद को अजीब सा सुकून महसूस हुआ था। उसने आंखें बंद कर ली और उसके लम्स को महसूस करने लगा। तभी हरम को शरारत सूझी। उसने उसके जख्म को जोर से दबाया, जिस पर बुलंद ने अपनी आंखें एक झटके से खोली और चिल्लाया, स्टॉप इट हरम, डोंट हर्ट मी। और हरम का कहका पूरे कमरे में गूंजा था। कनीस ने सारी कहानी फातिमा शाह और नाइला को आगाह कर दिया था। फातिमा शाह ने नाइला को बुलंद और हरम को लेकर फौरी तौर पर यहाँ से निकलने का हुक्म भी दे दिया था।
बच्चे और नाइला दबे पांव घर से निकले और गाड़ी में सवार हो गए। नाइला उनको एबटाबाद खान रेजिडेंस पर लेकर जा रही थी। ये वही जगह थी जिस पर वकास शाह की रसाई नामुमकिन थी। एबटाबाद खान रेजिडेंस फार्म हाउस के लॉन्ग रूम की खिड़की के बाहर हाथ फैलाए हरम चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट सजाए खड़ी थी। बाहर बर्फबारी हो रही थी। हरम लाहौर की रहने वाली थी, इसलिए उसने आज से पहले कभी बर्फबारी नहीं देखी थी। पास खड़े बुलंद ने हरम से सवाल किया, डू यू लाइक स्नो? ये रेफ्रिजरेटर वाली बर्फ़ है, हरम ने कहा। बर्फ़ नहीं, बर्फ़ होता है हरम, बुलंद ने कहा। तो मैंने भी तो वही कहा है, हरम फिर से बोली और बुलंद उसकी नकल उतारने लगा। तो हरम ने अपनी दांत पीसते हुए कहा, बुलंद मोटे दंदे बंदल। और बुलंद उसके बात सुनकर पेट पर हाथ रखा और हंसते हंसते ज़मीन पर बैठता चला गया। तभी कमरे में नाइला दाखिल हुई। किस बात पर इतना खुश हो रहे हैं आप? मैं आपके लिए सूप लाई हूँ, जल्दी से आए दोनों। नाइला ने बच्चों को सूप पिलाकर सुला दिया। रात के 3 बज रहे थे और नाइला सो ही नहीं पा रही थी। वो बेड के राउंड से टिक लगाए बैठी थी। लैंप जल रहा था कि एक जोरदार धमाके की आवाज़ के साथ ही टेबल लैंप और पूरी फार्म हाउस में मौजूद हर रोशनी बुझ गई। नाइला को खौफ के मारे पसीना आने लगा। वो टॉर्च तलाश करने को उठी थी, तब उसको किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। नाइला के पूरे जिस्म में कपकपी तारी हो गई तो वही नवाज़ों का ताक़ुब करते पोर्च में पहुंच गई। तब अचानक एक साया उसको अपने आगे नजर आया। नाइला ने खौफ के मारे अपनी आंखें जोर से बंद कर ली। आंसू उसके गाल पर एक एक करके गिरने लगे। किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा और वो अचानक से मुड़ी। सामने फातिमा शाह थी। नाइला ने गहरी सांस ली और आंसू में भीगी आंखों के साथ फातिमा शाह के गले लग गई। चलो बेटा अंदर चलो, वकील साहब आए हैं। वकील साहब आप तशरीफ़ रखिए। नाइला बेटा अंदर आओ, फातिमा शाह ने कहा। जी माँ जी। नाइला शाह कहते हुए अंदर की तरफ बढ़ी। आज मैं तुमसे तुम्हारी कीमती चीज़ मांगने वाली हूँ, बोलो दोगी? फातिमा शाह ने पूछा। आप कैसी बातें कर रही हैं? मैं आपको अपनी जान भी दे दूँगी, नाइला शाह ने कहा। हरम, तुम्हारी जान दे दो मेरे बुलंद को, मेरी बेटी की आखिरी ख्वाहिश पूरी कर दो। अली चाहता था कि बुलंद और हरम का निकाह हो। मैं वकील और पेपर्स ले आई हूँ, बोलो मंजूर है मेरा फ़ैसला? फातिमा शाह ने पूछा। मुझे आपका हर फैसला दिलो जान से कबूल है, पर हरम सिर्फ मेरी औलाद तो नहीं, और नासिर नहीं मानेंगे, नाइला शाह ने हिचकिचाते हुए कहा। बेटा मुझे लगता है हरम और बुलंद एक दूसरे के लिए बने हैं, मेरा दिल कहता है मान जाओ बेटा, फातिमा शाह ने कहा। ठीक है, मैंने आपकी बात टालना सीखा ही नहीं, नाइला शाह ने फर्माबरदारी से जवाब दिया। फातिमा शाह मुस्कुराते हुए बोली, चलो बच्चों को जल्दी से बाहर ले आओ। सोफे पर बुलंद और हरम फातिमा शाह के साथ बैठे थे। दोनों नींद में थे। फातिमा शाह ने बच्चों से निगाहनामे पर अंगूठे के निशान लगवाए जब दरवाज़ा ज़ोर से बजने लगा और फिर एकदम किसी ने एक्स्ट्रा की से खोल दिया। वकास शाह और नासिर खान अंदर दाखिल हुए थे। नाइला अपने कदमों को पीछे की तरफ ले जाने लगी, लेकिन नासिर खान ने उसे बालों से दबोच लिया और बिला झिझक नाइला को मारना शुरू कर दिया। हरम ये सब देख कर रोने लगी और बुलंद की बाजुओं में छुप गई। लेकिन वो एक महफूज पनागाह नहीं थी, पर हरम का सब कुछ वही थी। बुलंद ने हरम को खुद में ज़ोर से भींच लिया। तब वकास शाह बुलंद पर लपका। हरम ने बुलंद के हाथ को ज़ोर से थाम लिया। वकास शाह ने एक झटके से हरम और बुलंद को अलहदा किया और बुलंद को गाड़ी में लेकर वहाँ से फरार हो गया। बज़ाहिर उसने इन दोनों को जुदा कर दिया था, पर खुदा को तो कुछ और ही मंजूर था। अब उन दोनों के दरमियान फासले थे, पर आखिर कब तक? 2 हफ्ते बाद रावलपिंडी शाह हाउस। फ़ोन की घंटी बजी। फातिमा शाह ने फ़ोन उठाया। अस्सलाम वालेकुम। मैं ठीक हूँ। सब छोड़ो, ये बताओ हरम कैसी है? यकीनन वो फ़ोन पर नाइला से बात कर रही थी। हरम को बुखार उतरने का नाम नहीं लेता। बेहोश पड़ी है, जब होश आता है तब बस बुलंद का पूछती है कि मामा बुलंद कहाँ है, वो कब आएगा? वकास मामू उसको मार देंगे, प्लीज़ बुलंद को वापस ले आओ, नाइला परेशानी से बोली। क्या निकाह में इस कदर ताकत होती है? हाँ शायद, तभी तो हरम के लिए बुलंद की जुदाई बर्दाश्त करना मुश्किल था। क्या बुलंद का हाल भी हरम की तरह था, या उसने हरम को भुला दिया होगा? आखिर वो अली का खून था, बेवफाई कर ही नहीं सकता था। 15 साल बाद मैनचेस्टर यूके। टाइम 9:30 AM। अलार्म की आवाज़ पर वो एक करवट बदली गई, लेकिन अलार्म ने तो बंद होने का नाम ही नहीं लिया था। अब उसका मुंह बंद करने का एक ही रास्ता बचा था। मैं ये करना तो नहीं चाहता, पर मजबूर हूँ। बाय बाय मिस्टर अलार्म क्लॉक। और फिर पटाख की आवाज़ से अलार्म क्लॉक को दीवार पर दे मारा। सीढ़ियों से ऊपर आती हुई औरत बोली, उफ उफ उफ, ये लड़का, अब इसने क्या तोड़ दिया? वो अंदर दाखिल होते हुए बोली, और यू लेजी हेड, मेरा अंदाज़ा है कि
वो औरत और कोई नहीं बल्कि नाज़िया शाही है, और वो लड़का 20 साल का बुलंद। गेट द हेल आउट ऑफ माई रूम, बुलंद चिल्लाया। ये माँ से बात करने का क्या तरीका है, और ये नाज़िया क्या होता है? नाज़िया ने उसे डांटा तो बुलंद बेड से कॉफ के मारे उतरा और बोला, क्या तुम ये दर्द देना बंद कर सकती हो? नाज़िया की आंखों में आंसू आ गए थे और बुलंद से वो बोली, बुलंद, तुमने कभी मुझे माँ नहीं समझा। 6 फुट का बुलंद ये बात सुनते ही नाज़िया पर लपका और उसके गले लग गया। तब नाज़िया बोली, मैंने तुम्हें माँ की कमी महसूस नहीं होने दी। ये सुनकर बुलंद मुस्कुराया और नाज़िया पर अपना घेरा मज़ीद तंग किया। क्या वो बमुश्किल सांस ले रही थी। नाज़िया, यार कितनी बार कहा कि तुम माँ नहीं हो, गर्लफ्रेंड हो मेरी, बुलंद शरारत से बोला। था नाज़िया ने उसकी कान खींचे। देखो बुलंद, तुम्हें अपने पापा के गुस्से का तो पता है, तुम अपनी माँ पर लाइन ना मारा करो। और ये सुनकर बुलंद मुस्कुराया। नाज़िया उसको डाइनिंग पर जल्दी आने का कहकर चले गए। बुलंद ने शावर लेने के बाद कंधे पर तौलिया लटकाते हुए हैंगर पर से ब्लू कलर की शर्ट ली। अब बुलंद अपनी शर्ट के बटन बंद कर रहा था। उसके रेशमी भूरे बाल बिखरे हुए थे जिनको हाथों की मदद से बार बार दुरुस्त कर रहा था। और अब उसने अपना फेवरेट काम किया, यानी परफ्यूम का बेदरेग इस्तेमाल। बुलंद अब अपनी तैयारी देखकर मुस्कुराया। शायद उसको खुद पर बहुत घमंड था, और होना जायज़ भी था, क्योंकि कोरी रंगत, खूबसूरत नकोश, भूरे बाल, दराज कद और कुशादा पेशानी, ये सब पूरा दिन जिम में गुजारने के कमालात थे। और हाँ, मोहतरम यूनिवर्सिटी की फुटबॉल टीम के कैप्टन भी थे। डाइनिंग टेबल से जूस का ग्लास उठाया और उसने खड़े खड़े ही अपने अंदर उतार लिया। नाज़िया उसको टोकती रह गई, पर वो ठहरा सदा का ठीठ। बाय सी यू ब्यूटीफुल, बुलंद नाज़िया से मुखातिब होता वो बोला और चाबी को उछालता हुआ गाड़ी में सवार हो गया और उसकी गाड़ी को मेट्रोपॉलिटन यूनिवर्सिटी की पार्किंग में आकर ब्रेक लगी। सामने से 2 लड़के आए, एक पाउल और दूसरा ज़ियान। वो दोनों एक ज़ुबान होकर बोले, तुम हमेशा की तरह लेट हो, चलो क्लास में भागे। पाउल जल्दी से कहता हुआ आगे बढ़ा तो बुलंद ने लापरवाही से सर झटका और अंदर दाखिल हो गया। लड़कियां बुलंद को काफ़ी पसंद करती थी। यूनी की सबसे खूबसूरत और अमीर लड़की ने अपने गर्दन पर बुलंद के नाम का टैटू की शक्ल में लिखा हुआ था, और उस लड़की का नाम रॉक्सी डेविड था। रॉक्सी ने बुलंद को देखकर सीटी मारी। बुलंद उसको इग्नोर करता आगे बढ़ गया। जब जैन ने बुलंद को आंख मारी और उस लड़की की तरफ बढ़ा। हाय होटी, जैन ने कहा। आई एम ऑल टाइम अवेलेबल फॉर यू। और दूसरी तरफ पॉल ने बुलंद आवाज़ में गिनती करनी शुरू कर दी। 5 4 3 2 1। और उसके बाद बोलते ही किसी को ज़ोरदार चमाट पड़ने की आवाज़ आई और बुलंद ज़मीन पर लेटकर लोटपोट होने लगा। जैन गाल पर हाथ रखे कॉरिडोर से बाहर निकला था। पाउल जैन का पीछे करने लगा और बोला, इट्स योर 25th स्लैप, ये तुम्हारा 25वां थप्पड़ है। और बुलंद का ज़्यादा हंसने के वजह से चेहरा सुर्ख हो गया था और आंखों से पानी आ रहा था। अभी सब क्लास में दाखिल हुए। लेक्चरर ने 1 हफ्ता पहले असाइनमेंट दी थी, अब उसको सबमिट भी कराना था। बुलंद की आंखें फटी की फटी रह गई। पाउल को बुलंद की सादत का अंदाज़ा था। वो इंटेलिजेंट था, पर अपने पापा की तरह भुलक करता। हाँ, वो थोड़ा लापरवाह भी था। बुलंद के साथ वाली कुर्सी पर एक भारी भरकम लड़की बैठी थी जिसका नाम उसकी पर्सनैलिटी के खिलाफ था, मिस मिनी जेम्स। और वो समझ चुकी थी कि बुलंद असाइनमेंट नहीं लाया, सो उसने अपनी असाइनमेंट बुलंद की जानिब बढ़ाई। बुलंद बहुत खुश हुआ और असाइनमेंट पकड़ने के लिए भी उसने हाथ ही बढ़ाया तो मिनी ने अपना हाथ वापस पीछे खींच लिया और फिर पूरे 32 दांत बुलंद को दिखाया। बुलंद ने उसको नासमझी से देखा तो उसने बुलंद को एक मासूम लड़की की तरह देखा, जो वो बिल्कुल ना थी। अपनी आंखें झुकाई और बोली, मैं तुम्हें ये असाइनमेंट दे दूँगी, पर तुम्हें वादा करना होगा कि तुम 1 कप कॉफ़ी मेरे साथ पियोगे। और उसकी बात सुनकर बुलंद के चेहरे पे एक रंग आता और दूसरा जाता। एक तरफ जिन प्रोफेसर और दूसरी तरफ मोटी डाइन मिनी। पाउल बुलंद पर आई मुसीबत के मज़े ले उठ रहा था, पर अब उसने असाइनमेंट बुलंद की जानिब बढ़ाई जो उसने बुलंद के लिए बनाई थी। बुलंद दिल से मुस्कुराया और मिनी ने पाउल को खा जाने वाली नज़रों से देखा। वो गुस्से में एक सांड ही लग रही थी। यूनिवर्सिटी ख़त्म हुई तो बुलंद पाउल और जैन से मिला और बाहर निकल गया। बुलंद एक छोटी सी दुकान में दाखिल हुआ। दुकान खाली थी, अंदर कोई भी ना था। दुकान में बड़ी सी अलमारी के साथ लगा एक बटन दबाया तो झटके से अलमारी दीवार से हट गई और दरवाज़ा बुलंद के सामने था। बुलंद दरवाजे के सामने गया और बोला,
एजेंट नंबर 009 और तब दरवाज़ा खुल गया। बुलंद अंदर दाखिल हुआ था। अंदर की दुनिया और ही थी। हर तरफ बहुत से फौजी जिनके पास तरह तरह के हथियार थे। बुलंद चेंजिंग रूम में दाखिल हुआ। उसने पाकिस्तान आर्मी का यूनिफॉर्म पहना और वहाँ से एक कमरे में दाखिल हुआ। यस कमांडर, बुलंद ने कहा। जवान, आज तुम्हें एक बहुत अहम मिशन पर जाना है। एक नामवर मुजरिम जो अब हमारी तहवील में है, उसकी बेटी की जान को खतरा है। वो लड़की बहुत अच्छी है, उसने हमारी बहुत मदद की है, यहाँ तक कि उसने अपने बाप के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी है। हमें हर सूरत उसकी जान की हिफाजत करनी है, कमांडर ने कहा। यस सर, आप मुझे उसकी सारी इन्फॉर्मेशन दे दें, मैं आपको मायूस नहीं करूँगा, बुलंद ने कहा। कैप्टन सारा, कैप्टन बुलंद को डिटेल्स दें। कैप्टन बुलंद, उसका नाम हरम खान है, बाकी की डिटेल्स पेपर्स पर लिखी हैं। सारा ने डिटेल उसकी जानी पढ़ाई और बुलंद जैसे जम सा गया था। उसने हरम खान सुना था। हाँ, उसे हरम खान का नाम जिसको बचपन में उसने देखा था। अक्सर बुलंद रातों को उसके बारे में सोचता था और सो भी नहीं पाता था। नींदें उड़ा के मैंने तुमसे वफा की है। बुलंद वेस्टर्न स्ट्रीट मैनचेस्टर पर बने घर में दाखिल हुआ। दरवाज़ा खुला था। वो डर गया, कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं। उसने आहिस्ता आहिस्ता अपने कदमों को अंदर की जाने बढ़ाया और चौकन्ने अंदाज में कमरे में दाखिल हुआ। तभी सामने एक लड़की को खड़ा देखा। लड़की बुलंद को देखकर खूब जोर से चिल्लाई। उस लड़की के करीब पड़ी हर चीज़ को बुलंद की तरफ उछाल दिया। रुको, ये क्या कर रही है? मुझे लग जाएगी। मुझे कमांडर अहमद ने भेजा है, बुलंद ने अपना बचाव करते हुए बमुश्किल कहा। पहले नहीं बता सकते थे तुम? हरम बोली। बोलने का मौका देती तभी कुछ बोलता। तुम तो मुझे देखते ही मारना शुरू हो गई थी, बुलंद ने झुंझलाते हुए कहा। जब हरम का फ़ोन बजा, फ़ोन पर कमांडर अहमद थे। उन्होंने हरम को कुछ वक्त के लिए शख्स के साथ रहने को कहा था जो उसके सामने खड़ा था, क्योंकि उसकी जान को खतरा था। चलिए अपना ज़रूरी सामान पैक कर लें, मैं आपका इंतज़ार कर रहा हूँ, बुलंद कहकर बाहर निकल गया। और 10 मिनट बाद हरम बाहर आई। बुलंद उसकी तरफ मुतवज्जह हुआ तो उसने देखा हरम के हाथ में 4 बैग्स थे जिनको उसने बमुश्किल उठाया हुआ था। जब हरम मुंह फुलाकर बोली, अब मदद भी करोगे, देखते ही रहोगे? बुलंद ने उसके हाथ से बैग पकड़े और बोला, आप तो इतना सामान उठा रहे हैं जैसे पूरी ज़िंदगी मेरे साथ रहने का इरादा हो। उसकी बात पर हमने उसे खा जाने वाली नज़रों से देखा। तब बुलंद ने बात के रुख बदलते हुए कहा, मेकअप भर लाई हूँ इन सब बैग्स में क्या? मैं मेकअप नहीं करती, हरम ने रूठेपन से कहा। हरम का ये कहना ही था कि बुलंद ने अपना झुका हुआ सर उठाया और हरम के चेहरे को अपनी आंखों के साए में लिया। गोरी रंगत, गुलाबी होंठ और वही गहरी सब्ज आंखें। उसके नकोश बदल गए थे पर आंखें बिल्कुल नहीं बदली थी। सुनहरा और भूरे बाल जो कमर पर आबशार के मान गिरे हुए थे, कुछ आवारा लेटे उसके चेहरे पर आ रही थी। हरम ने ब्लैक फुल स्लीव्स कैजुअल शर्ट पहनी थी और लाइट ब्लू जीन्स। हरम को बुलंद का यूँ अपनी तरफ मतवज्जह होना अच्छा नहीं लगा। हरम ने उसको होश में दिलाने के लिए गला खनकारा तो बुलंद ने फ़ौरन से अपनी नज़रों का ज़ाविया बदला और अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गया। अब सफ़र खामोशी से चल रहा था कि हरम ने एक नज़र बुलंद पर डाली। उसने बुलंद जैसा हैंडसम मर्द पूरी ज़िंदगी में नहीं देखा था। तब अचानक गाड़ी को ब्रेक लगी। अगर मेरा एक्स्ट्रा कर चुकी हो तो नीचे उतर जाओ, बुलंद ने कहा। हरम उसके यूँ टोकने पर बहुत शर्मिंदा हुई। उसने दिल में सोचा, आज से पहले ऐसा कभी नहीं हुआ था, आज उसे क्या हो गया था? अब के बार हरम ने दिल में ठान ली कि दोबारा नज़र नहीं उठाएगी। हरम झुकी हुई नज़रों के साथ अंदर दाखिल हुई। बुलंद उसको अपने उस फ्लैट में ले आया था जिसमें 20 साल कबल उसके माँ बाप रहते थे। बुलंद ने हरम का सामान कमरे में रखा और जब वापस लाउंज में आया तब भी हरम उधर ही सरजमीन में गिराए खड़ी थी। सुनो, तुम फ्रेश हो लो, बाथरूम उस तरफ है। बुलंद ने उसकी रहनुमाई की। हरम सर लटकाए दाईं तरफ चलने लगी और बुलंद अपने सीने पर हाथ बांधकर दीवार से टेक लगाए हरम की अजीबगरीब हरकतों को हैरत से नोट कर रहा था। तभी धड़ाम की आवाज़ आई और हरम ज़मीन पर पड़ी थी। बुलंद मुस्कुराता हुआ हरम के पास आया और एक हाथ उसकी जानिब बढ़ाता हुआ बोला, मिस हरम खान, आपको इतना भी नीचे नहीं देखना चाहिए। मुझे पता है मैं काफ़ी पुरकशिश इंसान हूँ, अच्छे खासे लोगों के होश उड़ा देता हूँ। ज़्यादा शर्मिंदा होने की ज़रूरत नहीं है। शट अप, हरम कर रही। हरम अब अपने कमरे में दाखिल हुई। कमरा काफ़ी खूबसूरत और कुशादा था। हरम कमरे में मौजूद बड़ी सी खिड़की को देखने लगी। वो खिड़की टेरिस में खुलती थी। हरम खिड़की फैलाकर के टेरिस में चली गई और सबसे बुरी बात यह थी कि वो बुलंद वहाँ पहले से ही मौजूद था। तो हरम जिस रास्ते से आई थी वापस उसी रास्ते से जाना उसे बिल्कुल मुनासिब नहीं लगा, इसलिए वो बुलंद के साथ बेंच पर जाकर बैठ गई। चंद मिनट के ताख़ीर के बाद बुलंद बोला, कमांडर ने बताया तुम्हारे बाप ने कोई जुर्म किया था? हाँ, वो ड्रग्स स्मगल करता था और उसने मेरी माँ और नानी को कत्ल किया। बस मैं उसके जंगल से निकल कर भागी। बुलंद को हरम के अल्फाज एक चाकू की तरह सीने में आ लगे।
क्या उसने फातिमा शाह और नाइला खान को खो दिया था? बुलंद ने अपनी कैफियत पर जब्त करते हुए अब दूसरा सवाल किया। क्यों किया उनको कत्ल? मेरी माँ और नानी ने एक बेनाम रिश्ते को बचाने के लिए जान दे दी थी, हरम ने कहा। क्या मतलब? बुलंद ने पूछा। 1 महीने पहले बाबा ने मेरा निकाह कर दिया था। सब खुश थे सिवाय मामा और नानी के। तब नानी और मामा मुझे कमरे में लाई। उन्होंने मुझे एक राज बताया, और वो राज ये था कि मेरा निकाह काफ़ी साल पहले बुलंद शाह नाम के मेरे कज़न से हुआ था। अब मैं किसी और शख्स से निकाह नहीं कर सकती। ये सब मेरे बाबा ने सुन लिया था। उन्होंने मेरी माँ और नानी को मौत की सज़ा दी। अब मुझसे कहा कि अगर मैं उनकी मर्ज़ी के शख्स से निकाह ना किया तो मेरा अंजाम भी यही होगा। हरम की बात सुनकर बुलंद की आंखों में खून उतर आया। वो पसीने में भीग रहा था। आज उसको अपने और हरम के रिश्ते की हकीकत पता चली थी। तो तुम उससे निकाह कर लेती? बुलंद ने कहा। हरम ने नाम में सर हिलाया। मैं कैसे कर सकती थी, ये जानते हुए कि मैं बुलंद की अमानत हूँ? क्या तुम बुलंद से मोहब्बत करती हो? बुलंद ने पूछा। मुमकिन है मुझ पे रहम हो या मुझसे सवाल हो। मुमकिन है मेरे सवाल पे वो लाजवाब हो जाए। हरम अब की बार खामोश रही। वो अब बस रो ही रही थी। कुछ देर खामोशी के बाद अब हरम ने सवाल किया। सब मुझसे ही पूछते रहोगे? अपने बारे में भी कुछ बताओगे? क्या बताऊँ मैं? बुलंद ने पूछा। नाम ही बता दो अपना, हरम ने पूछा। अच्छा, मैं तो बता दूँ, क्या तुम सुन पाओगी? मेरा नाम बुलंद है। और बुलंद के बात पर हरम ने झटके से अपने सर को उठाया और बुलंद को सवालिया नजरों से देखने लगी। मैं ही बुलंद शाह हूँ। हरम अपने आंसुओं और जज्बात पर इज़्ज़त चाहती थी, पर यह नामुमकिन था क्योंकि उसका महरम उसके सामने था। हरम की आंखों से आंसू उबल उबल कर बाहर आ रहे थे। तभी बुलंद ने अपने और हरम के दरमियान के सारे फासले ख़त्म कर दिए। उसने हरम को अपने गले लगा लिया। कहते हैं मर्द कभी नहीं रोता, और अगर रोता है तो बुरी तरह टूट जाने के बाद। हरम को अपने कंधे पर किसी के आंसू गिरते हुए महसूस हुए थे। वो सोच भी नहीं सकते थे कि बुलंद उससे इस कदर मोहब्बत करता है। हरम ने अपनी मोहब्बत की शिद्दत को अमल की शक्ल दी। हरम ने बुलंद के गाल पर अपनी मोहब्बत की निशानी छोड़ी। वो इतनी बेबाक कभी नहीं थी, बस उसे बुलंद का यह हाल नहीं देखा जा रहा था। हरम ने बुलंद के जज्बात को उभार दिया था। जब बुलंद ने जवाबी कार्रवाई की तो हरम का दिल शर्म के मारे डूब मरने को चाहा था। अब वो बुलंद को खुद से दूर कर रही थी, मगर बुलंद को ये मंजूर ही नहीं था। आप बताओ इस गुस्ताखी की सज़ा, अगर मैं कहूँ कि मुझे तुमसे मोहब्बत है। आखिर जब बुलंद ने सामने वाले टाइल्स पर खड़े लड़के को सीटी मारते देखा, तब हरम को जाने दिया। हरम बिजली की सी तेज़ी से कमरे में दाखिल हुए, दरवाज़ा खटाक से बंद किया। बुलंद के चेहरे पर दिलफरेब मुस्कुराहट आई। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे हसीन दिन था। न सिर्फ उसको आज हरम मिली, बल्कि उसको अपनी बीवी की सूरत में ही वो मिली थी। बुलंद इन्हीं ख्यालात में गुम था जब अचानक उसका फ़ोन बजा। फ़ोन पर नाजिया थी, जो बुलंद के घर आने पर इशरार कर रही थी, पर बुलंद ने सुबह आने का कह दिया। अब बुलंद अपने कमरे में गया और सो गया। सुबह के 11 बज चुके थे और बुलंद अभी तक गधे घोड़े सब बेचकर सो रहा था। हरम को बहुत भूख लगी थी। अब उसने फैसला किया था कि बुलंद को खुद जाकर उठा देगी। वो मुझे भूख की शिद्दत बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। हरम बुलंद के कमरे में दाखिल हुई तो बुलंद औंधे मुँह सो रहा था। हरम ने बुलंद को आवाज़ दी, पर कोई हरकत नहीं। अब हरम का जब जवाब दिया तो हरम ने फ्रिज से ठंडे पानी की बोतल बुलंद पर उंडेल दी। बुलंद एकदम ज़ोर से उछला और उठकर बैठ गया। पागल लड़की, ये क्या कर रही हो? सारा मुझे गीला कर दिया, बुलंद चिल्लाया तो हरम ने लापरवाही से सर झटका। मैं तुम्हें बात भी बताता हूँ, ज़रा सब्र करो, बुलंद बाथरूम की तरफ बढ़ते हुए बोला। हरम बुलंद की साइड टेबल पर बड़ी तस्वीर देखने लगी। तभी हरम पर अचानक किसी ने पानी की पूरी बाल्टी उलट दी और हरम का मुंह खुले का खुला ही रह गया। बुलंद, मोटे जंगली बंदर कहीं के, हरम चीखी। हरम यार, तुम बिल्कुल नहीं बदली हो, बुलंद ने हंसते हुए कहा। अभी भी बंदर मोते ही बोलती हो। हरम ने उसकी बात पर दांत पीसे और आस्तीनें ऊपर चढ़ाई और बोली, नहीं बुलंद, मैं बहुत बदल चुकी हूँ, मैं काफ़ी खतरनाक हो गई हूँ। ये कहते हुए हरम ने बुलंद पर मुक्कों की बारिश शुरू की और बुलंद हंसने लगा। उसने हंसते हुए हरम के दोनों हाथ पकड़ लिए। हरम डियर, कैप्टन बुलंद आपसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बुलंद ने हरम को आंख मारते हुए कहा। सब लड़कियां मुझ पर ऐसे ही तो नहीं मरती हैं, हरम ने उसकी बात पर मुंह फुलाते हुए पूछा। वैसे कितनी जीएफ है तुम्हारी? तो बुलंद ने हंसी दबाई और बोला, 10-15, हाँ बस 10-15 ही हैं। हरम ने बुलंद की गिरफ्त से अपने हाथ आज़ाद किए और बुलंद को धक्का दिया। ओह मेरी जंगली बिल्ली, ये क्या कर रही हो? बुलंद हरम को छेड़ने लगा। हरम ने बुलंद को खिड़की से बाहर धकेल दिया था अब और बोली, जाओ अपनी 10-15 गर्लफ्रेंड्स के पास। हरम अब काउच पर बैठी आंसू बहा रही थी।
और बुलंद खिड़की से हरम को ही देख रहा था। यार मैंने तो बस मजाक किया था, ये रोने भी लग गई है, बुलंद ने सोचा जब बादल गरजे और बरसना शुरू हुए। बुलंद ने सोचा वो सीढ़ियों से उतरकर निचले पोर्शन में चढ़ जाए, लेकिन हरम यहाँ अकेली बैठी रो रही थी, वो ऐसा नहीं कर सकता था। 10 मिनट गुजरे, बुलंद पूरी तरह भीग चुका था और काम भी रहा था, पर अब भी वो टीटो की तरह ही खड़ा था। हरम उठी और उसने खिड़की पर ताला खोल दिया और वापस काउच पर जाकर बैठ गई। तो बुलंद खिड़की के रास्ते ही कमरे में दाखिल हुआ। बुलंद ने तौलिया उठाया, हरम की जानिब बढ़ा और घुटनों के बल हरम के सामने बैठा और तौलिया उसकी गोद में रख दिया। हरम कुछ देर तो साकित बैठी रही, लेकिन कांपते हुए बुलंद को देखकर हरम ने तौलिए से बुलंद के बाल खुश करना शुरू किए। बुलंद हरम को घूरता ही जा रहा था। हरम, मैंने सिर्फ तुमसे मोहब्बत की है, आई लव यू, बुलंद ने कहा। हरम शर्म के मारे तप गई। उसकी शरारत सूझी, उसने बुलंद के मुंह पर तौलिया दिया और अपने कमरे की जानिब भागी। बुलंद ने अपने मुंह से तौलिया हटाया और फर्श पर टांगे फैलाकर बैठ गया। तभी हरम के कमरे का दरवाज़ा पटाख वकास नाजिया पर गर्म हो रहा था। तुमने इस लड़की को सिर पर चढ़ा लिया है, हर वक्त ये साहिब घर से बाहर होते हैं। तभी बुलंद घर में दाखिल हुआ और उसने सलाम किया। अस्सलाम वालेकुम। वकास ने बुलंद को देखकर अपनी नज़रों का रुख अखबार की तरफ कर लिया और बुलंद को जवाब देना भी गवारा नहीं किया, जबकि नाजिया दिल से मुस्कुराई। बुलंद अभी भी वहीं खड़ा था। ये मामूल के खिलाफ था। वकास की मौजूदगी में बुलंद ऐसा नहीं करता था। बुलंद ने नाजिया को आंखों ही आंखों में इशारा किया। नाजिया ने उसको नासमझी से देखा। बुलंद ने वकास की तरफ इशारा किया। वकास ये सब देख रहा था और गुस्से के मारे कमरे से बाहर निकल गया। तभी बुलंद नाजिया के करीब आया। वो मुझे ये बताना था कि अभी वो इतना ही बोला था कि तभी हरम कमरे में दाखिल हुई। बुलंद उसको घूरने लगा। हरम ने कंधे झुकाए और बोली, मैं मस्जिद बाहर खड़ी नहीं रह सकती थी, अब क्या घूर क्या रहे हो? नादिया ये सब खामोशी से देख रही थी। अब उसने बुलंद को सवालिया नज़रों से देखा। ये मेरी दोस्त है मरियम, कुछ दिन के लिए यहीं रहेगी, फिर हॉस्टल शिफ्ट हो जाएगी, बुलंद ने कहा। ठीक है बेटा, लेकिन तुम्हें वकास से एहतियात करनी होगी, उनके सामने कम ही आना, नाजिया ने हरम को कहा। दूसरी तरफ हरम हैरान थी। बुलंद ने उसके बारे में इतना बड़ा झूठ बोला, तो क्या वो सिर्फ मोहब्बत होने की एक्टिंग कर रहा था? हरम खिड़की से बाहर झांक रही थी। दिल में बहुत से सवाल थे और आंखों में आंसुओं का एक समुंदर था। हवा के झोंके उसकी जुल्फों को पतंग की तरह उड़ा रहे थे और उसके जज्बात उसके तपे हुए सुर्ख गालों पर मोती बनकर बह रहे थे। किसी बेवफा से वफा कर ली जाए, एक बार चलो फिर से खता कर ली जाए। तेरी जब मोहब्बत जख्म ही जख्म है, तो दर्द से दर्द की दवा कर ली जाए। शायद हरम अनजान थी, पर कोई था जिसको उसकी परवाह खुद से ज़्यादा थी। बुलंद कमरे में दाखिल हुआ तो हरम खिड़की के करीब पड़ी कुर्सी पर ही सो रही थी। एक हाथ कुर्सी से नीचे लटक रहा था और चेहरे पर आंसुओं के निशान अब भी मौजूद थे, जो इस बात की वजाहत कर रहे थे कि उस पर क्या बीती है। बुलंद ने हरम को गोद में भरा और ताकि उसको बेड पर लिटा सके। हरम के पैरों में अब भी सैंडल थे। बुलंद ने उसे बेड पर लिटाने के बाद उसके सैंडल पैरों में से उतारे। हरम के पैर बर्फ़ की तरह ठंडे हो रहे थे। बुलंद ने उसके पैरों को रगड़ना शुरू कर दिया ताकि गर्माइश पैदा हो। हरम के पैर बहुत नरम थे। बुलंद ने एक नज़र उसके चेहरे पर डाली। 400 मासूमियत थी। बुलंद का दिल बेकाबू हो रहा था। उसके पास शरई हक था, लेकिन अब भी वो सब ठीक होने का मुंतज़िर था। बुलंद ने हरम को कंबल उड़ाया और अब दरवाजे पर आ खड़ा हुआ। हरम पर एक आखिरी नज़र डाल रहा था। उससे रहा ना गया। उसने झुककर हरम के माथे पर बोसा दिया और कमरे से बाहर निकल गया। लेकिन बाहर नाजिया को देखकर बुलंद घबरा गया और नाजिया से मुखातिब हुआ, सोई नहीं आप? गुड नाइट। बुलंद ने वहाँ से जाना बेहतर समझा। नाजिया ने उसकी चोरी पकड़ ली थी। बुलंद ने कॉरिडोर से बाहर कदम रखा। तब नाजिया बोली, बुलंद कब से चल रहा है ये सब? और नाजिया की आवाज़ पर बुलंद के कदम जम गए। उसने आंखों को फैलाया और गहरी सांस लेकर पलटा। देखें, ऐसा कुछ नहीं है, आपको गलतफहमी हुई है, बुलंद ने वजाहत दी। बुलंद, बचपन में तुम छोटे छोटे झूठ बोलते थे, अब ज़्यादा सफाई से झूठ बोलने लगे हो, लेकिन मैं तुम्हारा हर झूठ पकड़ सकती हूँ, नादिया ने कहा। और बुलंद अब जान गया था कि बचना मुश्किल है। बुलंद, कौन है वो लड़की? नादिया ने पूछा। मरियम, बस एक आम सी दोस्त है मेरी, बुलंद ने फिर से कहा। तो नाजिया बुलंद के करीब आई, उसके बालों को माथे पर से हटाते हुए बोली, ये आंखें तो कुछ और ही कह रही हैं। और उनकी बात पर बुलंद मुस्कुराया। अच्छा, तो क्या है इन आंखों में? नाजिया ने बुलंद का कान खींचा और बोली, निकम्मे को मोहब्बत हो गई है, नाजिया ने कहा। तो बुलंद ने भी हथियार डाल दिया और बोला, सच कहती हैं आंखें? कैप्टन साहब, सब बताएं मुझे, नाजिया ने पूछा। तो बुलंद ने आंखें घुमाई। उफ, हद है यार, बंदे की कोई प्राइवेसी नहीं है, बुलंद झुंझलाकर बोला। तो नाजिया का कहका बुलंद हुआ। ये हरम है नाइला खान की बेटी,
और बुलंद की बात पर नाजिया को हैरत हुई। बचपन में दादी ने मेरा और हरम का निकाह करवा दिया था, बुलंद ने कहा। नाजिया पर वो एक के बाद एक राज खोल रहा था, पर वो नाजिया खुश थी। चलो तुम सो जाओ, मैं शुक्राने की नफल अदा करूं कैप्टन साहिब। नाजिया ने उसे शरारत से टोका तो बुलंद ने नाजिया के कंधे पर अपना हाथ रखा। अब आपको कैसे पता चला कि मैं कैप्टन हूँ? बुलंद ने पूछा। माँ हूँ ना, जब बच्चे ज़रूर से बड़े हो जाएं तो तब नज़र रखनी पड़ती है। मैं आपसे ये बात छुपाना नहीं चाहता था, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं ISI का खुफिया एजेंट हूँ, बुलंद ने बेबसी से बताया। अगली सुबह हरम ने आंखें खोली। रोशनी की किरणें उसका इस्तकबाल कर रही थी। हरम उठकर बैठी और अंगड़ाई ली। तभी उसकी नज़र कम्बल पर पड़ी। फिर उसने सोचा कि वो तो कुर्सी पर सोई थी, लेकिन फिर उसके चेहरे पर एक दिलफरेब मुस्कुराहट आई। हरम ने दिल में सोचा, मतलब बुलंद आया था, उसने मुझे लिटाया होगा। उफ, मतलब गोद में उठाया होगा। हरम ने अपने हाथों में चेहरा ढक लिया। ये उसके शर्माने का एक तरीका था। रात में वो कितना गलत सोच रही थी कि बुलंद ऐसा नहीं, इतना तो किसी ने चाहा भी ना होगा जितना मैंने सिर्फ तुझे चाहा है। हरम बुलंद के साथ आज नाश्ता बाहर करने आई थी। उसे कुछ शॉपिंग भी करनी थी, लेकिन बुलंद को एक कॉल आई और वो हरम के हवाले गाड़ी करके चला गया। इसी वजह से हरम का मूड भी बहुत ख़राब था। वो रेस्ट ड्राइव करते हुए घर जा रही थी, तभी गाड़ी खाई में गिरती गिरती बची थी। हरम का पैर ब्रेक पर था। गाड़ी लड़स रही थी। हरम ने दोनों आंखें मीच ली और सिसकियाँ ले रही थी। वो खुद कलामी कर रही थी कि हरम बीबी कलमा पढ़ो। तभी उसका फ़ोन बजा। हरम ने कांपते हाथों से फ़ोन उठाया। हेलो, हरम ने सिसकी लेते हुए कहा। बुलंद, मैं खाई में गिरने लगी हूँ, बस अभी। तभी बुलंद गाड़ी में दाखिल हुआ। गाड़ी से वो अगली सीट पर आ रहा था। आगे मत आना बुलंद, वरना मैं मर जाऊंगी, हरम चीखी तो बुलंद अगली सीट पर आया। हरम मरने की बातें क्यों कर रही हो? अभी तो हमारे बच्चे भी नहीं हुए। बुलंद ने उसे छेड़ा तो हरम ने दांत पीसे। यहाँ मेरी जान पे पड़ी है, तुम्हें मजाक सोच रहा है? हरम ने दांत पीसे। नहीं मेरी जान, मैं सीरियस हूँ। चलो ब्रेक पर से पाँव उठाओ, बुलंद ने कहा। क्या? लेकिन गाड़ी गिर जाएगी इस तरह तो, हरम चीखी। पता है मुझे, नीचे समुंदर है, बुलंद ने आराम से कहा। हरम पैर हटाओ। नहीं बुलंद, मुझे डर लग रहा है। बुलंद ने हरम का चेहरा अपनी तरफ मोड़ा। हरम चलो पैर हटाओ। हरम ने नाम में अपना सर हिलाया तो बुलंद ने हरम के घुटने पर मारा और हरम की एक जोरदार चीख निकली। हरम साहिल के किनारे गीले कपड़ों पर पड़ी थी। बुलंद उसको होश में लाने की कोशिश कर रहा था। लगता है इसको मसनूई सांस की जरूरत है। बुलंद ने खुद कलामी की और अपने होठों पर जुबान फेरी और हरम पर झुका। वो उसके बहुत नज़दीक था। उसने हरम के होठों को छुआ नहीं था कि अचानक हरम को होश आ गया। हरम ने बुलंद को दूर धकेला। गंदे क्या कर रहे थे तुम? हरम चीखी तो बुलंद को झिझक महसूस हुई, पर अचानक उस पर शैतानी दिमाग उसका चल पड़ा। किस कर रहा था और क्या? और हरम उसकी बेबाकी पर सर पकड़ के बैठ गया। अब दोनों बुलंद की जीप की तरफ बढ़े। बुलंद ने अपनी जैकेट उतारी और हरम की तरफ बढ़ाई। ये पहन लो हरम, पता है जब इंसान गीला हो जाता है तब कुछ नहीं छुपता, सब नजर आता है। और बुलंद की बात पर हरम का मुंह खुला खुला रह गया। तुम्हें सब नजर आ रहा था? हरम ने पूछा। हाँ ना, सब देख लिया मैंने तो, अब कोई और ना देख ले, इसलिए जैकेट पहन लो, बुलंद ने शरारत से कहा। तो हरम ने जैकेट पहन ली और शर्म के मारे अपने होठों को काटने लगी। बुलंद हरम को लेकर फ्लैट में आ गया था। हरम गीली होने की वजह से छींकें आने लगी थी उसे। लगता है तुम्हें सर्दी हो गई। हरम, ये दवाई खा लो, उससे पहले कि ज़्यादा काम खराब हो। बुलंद ने हरम के हाथ पर दवाई रखी तो उसे लेकर बेडरूम में चली गई। हरम ने दवाई डस्टबिन में फेंक दी। उसने दिल में सोचा कि बुलंद, मैं तो काम ख़राब ही करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं तेज़ बुखार में चलूँ और तुम मेरे पास रहो। और फिर हरम जो चाहती थी वो हो गया। अब वो तेज़ बुखार और नींद बेहोशी में थी। बुलंद कमरे में दाखिल हुआ। हरम बेड की एक तरफ अपना जिस्म सुकेड़ कर पड़ी हुई थी। बुलंद ने कदम उसकी तरफ बढ़ाए। हरम, हरम इधर देखो, बुलंद ने उसे आवाज़ दी तो हरम ने करवट बदली और अधखुली आंखों से बुलंद को देखने लगी। उसका चेहरा सुर्ख हो रहा था, इस हद तक कि अब महसूस होता था कि जैसे सारा खून होठों गालों में आ गया हो। बुलंद को इस बात का एहसास हो गया था कि वो बीमार है, मगर वो उसके हुस्न के जाल में फंस गया था। बुलंद बस हरम को देखने में मसरूफ था। जब हरम ने खामोशी को तोड़ा, उसने बोला तो कुछ नहीं, पर अपनी आईब्रोज उचकाई थी। तब बुलंद ने अपनी नज़रों का जाविया बदला। मैं डॉक्टर को बुलाता हूँ हरम, तुम्हें शायद बुखार है। शायद नहीं, यकीनन बुखार है। हरम ने अपनी कलाई आगे बढ़ाई। बुलंद ने अपना हाथ से उसकी कलाई पकड़ने की अभी गलती से भी कोशिश नहीं की थी कि हरम ने फ़ौरन अपना हाथ पीछे कर लिया।
और अपनी आंखें बंद कर ली। बुलंद ने माथे पर बल डाले और हरम के सराहने लेट गया तो हरम ने झट से आंखें खोली। जाओ डॉक्टर को बुला कर लाओ, यहाँ क्या कर रहे हो? तुम्हारा इलाज मैं खुद कर दूंगा हरम डियर। बुलंद ने हरम को कंबल उड़ाया और उसको अपनी बाहों के हिसार में लिया तो हरम को करंट सा लगा। हरम उसको हैरत से देख रही थी। पता है हरम, मैं भी दिल के मर्ज में मुब्तला हूँ। और बुलंद की ये बात सुनने की देर थी कि हरम की आंखों में आंसू आ गए। उसने बुलंद के सीने पर अपना सर रखा और रोने लगी। ये नहीं हो सकता, हरम सिसकते हुए बोली तो बुलंद ने अपनी हंसी दबाई। बुलंद, तुम हार्ट पेशेंट नहीं हो सकते, तुम हार्ट अटैक से नहीं मर सकते, हरम रोते हुए बोली। बुलंद ने हरम की अजीब सी बातें सुनी तो मस्कीन से शक्ल बनाकर उसको देखने लगा। अब मेरा क्या होगा, मैं किधर जाऊंगी? उफ बुलंद, ये क्या कह दिया तुमने? मुझ पर तो आसमान गिरा दिया। हरम अपना बुखार भूल गई थी और बुलंद मुंह खोलकर हरम की अक्लमंदी का जायजा ले रहा था। बुलंद एकदम हरम के ऊपर झुका और उसके माथे पर से हमारा लटों को हटाया तो हरम रोना भूल गई। कितना फजूल बोलती हो तुम। बुलंद की बात पर हरम ने एक नज़र बुलंद पर डाली और फिर नजरों को झुका लिया। बुलंद ने झुककर उसके माथे पर होंठ रखे और फिर बारी बारी दोनों गाल चूमे और दूसरी तरफ हरम को पसीना आने लगा। कद काट से मतलब नहीं, बस तेरा माथा मेरे होंठों के बराबर आए, बुलंद हंसी दबाते हुए बोला। बुलंद, आपको दवाई की डोज दे दी है। अगर आप बाकायदगी से ये खुराक 3-4 दिन लेती रहेंगे तो इंशाल्लाह बहुत जल्द सेहतियाब हो जाएंगी, बुलंद ने शरारत से कहा तो हरम ने मुंह फुलाकर बुलंद को देखा और अपने साथ पड़े कुशन को बुलंद के मुंह पर रखकर उसको दबाया। अब बोलकर दिखाओ मुझे, हरम ने कहा तो बुलंद ने हरम को धकेला और उसने करवट बदलकर हरम को अपने नीचे किया। बुलंद का सांस फूला हुआ था। तुम बहुत हसीन हो हरम, लेकिन हरकतों में मुझे बहुत डाइन लगती हो, बुलंद ने उखड़े हुए लहजे में कहा। हरम का सांस उखड़ रहा था लेकिन वो खामोश रहने वाली हरगिज़ नहीं थी। बुलंद, तुम भी बहुत हसीन हो, लेकिन बस तुम्हारा वजन मोटे सांड के बराबर है। और बुलंद ने एक जोरदार कहकर लगाया। वो हरम के ऊपर बैठ गया था। हरम की आंखें उबल कर बाहर आईं। मैं इस सूरत ही उठूंगा अगर तुम अपने अल्फाज वापस ले लो, बुलंद ने उसे चैलेंज किया। अच्छा सॉरी, हरम ने मिनमिनाते हुए कहा। मुझे दिन बिल्कुल नहीं पसंद है। उलझा हुआ तेज तेज चलता हुआ शोर करता हुआ। मुझे तो रात पसंद है, खामोश सी, अपने अंदर सब कुछ छुपा लेने वाली। मुझे अंधेरे से बेपनाह मोहब्बत है और ये काली रात मुझे तुम्हारे लम्स की रोशनी देती है। सुबह हरम की आंख खुली तो उसकी आंखों ने बुलंद को तलाशा था पर वो कहीं भी नहीं था। शाम होने को आई थी पर बुलंद का कुछ भी अता पता ना था। घर हरम को काटने को दौड़ रहा था। उसने जैकेट पहनी और रोड पर निकल आई। हरम सोचने लगी बुलंद से दूर रहना नामुमकिन है, फिर वो क्यों दूर चला जाता है। हरम ने फुटपाथ के किनारे फूल देखे जिन्होंने उसका दिल पे काबू किया। उसने फूल खरीदे और सामने कॉफ़ी शॉप में दाखिल हुई। अब वो टेबल पर बैठ गई थी। सामने से बुलंद को आता देख उसे हैरानगी हुई और हैरत की बात ये नहीं थी कि वो अकेला नहीं था। उसके साथ एक लड़की थी जिसने ना होने के बराबर कपड़े पहने थे। अब बुलंद और वो लड़की खुशकपियों में मसरूफ थे। बुलंद खिलखिला कर हंस रहा था और अब तो बुलंद ने हद पार कर दी। उस लड़की का हाथ बड़े प्यार से अपने हाथों में लिया और चूम लिया। हरम से ये सब बर्दाश्त नहीं हुआ तो वो बाहर निकल आई। हरम इस कदर टूट चुके थे कि कदम उठाना महाल था। उसने हाथ की इशारे से टैक्सी रोकी और उसमें बैठ गई। हरम ने घुटनों में सर दिया और उसका जिस्म हुलकोरे खा रहा था। गिरती पड़ती वो फ्लैट में दाखिल हुई। फिर शीशे के सामने खड़ी होकर अपनी बेबसी का जायजा ले रही थी। हरम ने अपने चेहरे पर हाथ फेरा और बोली, क्या कमी है मुझ में बुलंद? काजल सारा आंखों से बह गया था। आंसुओं में उसका चेहरा धो दिया था। हरम ने ब्रश उठाया और शीशे में मारा तो शीशा टूट गया। कुछ किटकियाँ उसके पैरों में भी लगी। खून निकलने लगा लेकिन उसे परवाह ही ना थी। ज़मीन पर एक कोने में बैठ गई और बाजू अपनी टांगों के गिर्द लिपेट लिया और खुद से हम कलाम हुई। तरस जाओगी एक हंसी के लिए, बाज आ जाओ मुझे रुलाने से। जितना तुम्हें मुझसे खेलना था खेल चुके। अब तुम एक नई हरम खान को देखोगे जो तुमसे अपने हर आंसू का हिसाब लेगी। मैं तुमसे 15 साल के इंतजार का हिसाब लूँगी, अपनी मोहब्बत का हिसाब। हरम ने खुद कलामी की। वो आए कि राहत हो, ना मौत आए कि फुर्सत हो। पड़ा है दिल कश्मकश में, न गम निकले न दम निकले। वो अक्सर मुझसे कहती है, न तन्हा छोड़ कर जाना। बुलंद मुस्कुराता हुआ लिफ्ट में सवार हुआ। वो हरम के लिए रेड रोज लाया था। आज हरम को सरप्राइज दूंगा, बुलंद ने सोचा। बुलंद फ्लैट में दाखिल हुआ तो खून के धब्बे देखकर वो बेडरूम की तरफ भागा। हरम जमीन पर बैठी थी, बाल बिखरे हुए थे, बुखार बिगड़ चुका था। बुलंद घुटनों के बल हरम के पास बैठा। बुलंद का दिमाग इस वक्त उससे बहुत सवाल पूछना चाहता था पर उसने पहले दिल की सुनी। हरम को बुलंद की गर्म सांसें अपने चेहरे पर महसूस हुई पर इन सांसों में से शिट की बू आ रही थी।
खयानत और चोरी की भी। हरम ने अपने हाथ उसके सीने पर रखे और उसे खुद से दूर धकेल दिया। बुलंद उसको हैरत से देखने लगा। क्यों हरम को उस पर तरस नहीं आता? वो अब उससे फासले पर खड़ा उसको देख रहा था। मुझे पसंद है वो मर्द जो सख्त लहजे में बात करते हैं, जिनमें रौब होता है, क्योंकि वो मर्द हर औरत के आगे अपना दिल हथेली में रख कर नहीं फिरते। उनकी मोहब्बत सिर्फ एक औरत के लिए होती है। हरम चीखी और हरम बुलंद नासमझी से हरम को देख रहा था। उसके पास गया तो उसके दोनों हाथों को अपने हाथों में लिया। क्या हुआ है हरम? बुलंद ने पूछा। बुलंद, मेरी आंखों में आंखें डालकर मुझे एक बात का जवाब दो, हरम ने कहा। तो बुलंद ने हाँ में सर हिलाया। मुझसे मोहब्बत करते हो? हरम ने पूछा। बिल्कुल करता हूँ। और किस किस से मोहब्बत है मेरे अलावा? हरम ने पूछा। किसी से भी नहीं। तो सुबह किस लड़की का हाथ चूम रहे थे? हरम की बात पर उसे नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहा, क्योंकि झूठे आंखों में आंखें डालकर बात करने का हुनर नहीं जानते। हरम ने अपनी कलाइयाँ बुलंद की गिरफ्त से आज़ाद करवाईं। मैंने अपनी मोहब्बत में किसी और की शराकत के बावजूद उसे चाहने की हद कर दी। बुलंद ने अपनी होठों पर जुबान फेरी और बोला, देखो हरम, मैं वक्त आने पर सब बताऊंगा, तो मुझे गलत मत समझो। औरत से वाबस्तगियाँ हैं थोड़ी सी, पर तुमसे जो सिलसिले हैं इंतहा के हैं। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों में आ जाऊंगी? हरम ने अपने कंधे पर से बुलंद का हाथ झटकते हुए कहा। बुलंद उसको हैरत से देख रहा था। अब बुलंद ने उसको बेड पर ले जाने के लिए गोद में भरा। हरम मुसलसल खुद से उसे दूर कर रही थी, पर बुलंद की गिरफ्त बहुत मजबूत थी। हरम पैर लटकाकर बेड पर बैठ गई। बुलंद उसके पैरों को गोद में लेकर घुटनों के बल बैठ गया और बारी बारी कांच के टुकड़े निकालने लगा। छोड़ो मेरे पैर। हरम दर्द से कराहने लगी। बुलंद ने एक नज़र उस पर डाली। दर्द हो रहा है क्या? बुलंद ने पूछा तो हरम ने कोई जवाब न दिया और बुलंद ने अपना काम जारी रखा। अब की बार हरम चीखी और बेध्यानी में बुलंद के कंधों पर अपने हाथ रख दिए थे और अब बुलंद चुका था। हरम ने उसको हैरत से देखा। बुलंद ने माथे पर बल डालते हुए कहा, तुमने मेरे कंधे में अपने नाखून घुसा दिए हैं। तो हरम दांत पीसते हुए बोली, ज़रूरत तो गर्दन में घुसाने की थी। अब बुलंद उसके पैर पर बैंडेज कर रहा था। कल की निस्बत आज हरम की हालत बेहतर थी। पैर में दर्द था, पर वो चलना चाहती थी। बैठे बैठे वो थक गई थी। वो खड़ी हुई तो पैर पर वजन पड़ने के बायस उसकी चीख निकल गई। बुलंद आवाज़ सुनते ही कमरे में दाखिल हुआ और बोला, तुम खड़ी क्यों हो गई हो? दर्द होगा, बैठ जाओ। और हरम को बुलंद को सताने का एक और नया तरीका मिल चुका था। तुम जाओ यहाँ से, मेरा जो जी आएगा वो करूँगी। हरम निरूठेपन से बोली, ये मेरा घर है और मैं कहीं नहीं जाऊँगा। बुलंद ये कहकर कमरे में मुझे सोफे पर बैठ गया और टीवी चला लिया। हरम उसको तंग करने के लिए आगे कमरे में चक्कर लगाने लगी ताकि वो टीवी ना देख पाए। तभी हरम का फ़ोन बजा। वो चलने के साथ साथ फ़ोन भी सुनने लगी। अब बुलंद टीवी तो देख नहीं सकता था, तो अब दोनों हाथ थोड़ी के नीचे रखकर वो हरम को देख रहा था। मरियम कैसी हो? हरम ने पूछा। बुलंद ने हरम की कलाई पकड़ी और खींचकर उसे अपनी गोद में बिठा लिया। हरम ने बुलंद को खूरी सा नवाजा और बोली, बुलंद छोड़ो मुझे। लेकिन बुलंद मुस्कुराने लगा और फ़ोन पर मरियम से बोली कि बुलंद के घर हूँ। और मरियम ने उसे जवाबन छेड़ा, ओहो तो ये बात है। जब भी बुलंद ने हरम की गर्दन पर मोहब्बत की मोहर जब्त की। हरम ने दांत पीसते हुए धीमी आवाज़ में कहा, बुलंद अब मैं तुम्हारे मुंह पर मारूंगी। जब भी फ़ोन पर दूसरी तरफ से मरियम बोली, हरम तुम शायद बिजी हो, बुलंद को टाइम दो। तो हरम ने बुलंद के कंधे पर मुक्का मारा। बुलंद ने उसके गिर्द अपने बाजू फैला लिए और उसके कंधे पर अपना सर रख दिया। बताओ किस तरह मनाऊं तुम्हें? होंठ पर होंठ रखूं या पाँव पर पाँव? राबिया बुलंद की तस्वीर को देखकर आंसू बहा रही थी। जब किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसने फौरन आंसू पूछे। अली आप हैं ये? राबिया बोली तो अली ने शरारत से कहा, तुम्हारे बाल सफ़ेद हो गए हैं लेकिन तुम अब भी बिजलियाँ गिराती हो। राबिया मुस्कुराई, पर कुछ कमी थी उसकी मुस्कुराहट में। कब वो दिन आएगा जब मैं बुलंद को देखूंगी? किसके तो उदास होता होगा ये सोचकर कि हम मर चुके हैं। राबिया उदासी से बोली, तुम ये भी तो सोचो, ये जानकर कितना खुश होगा कि हम जिंदा हैं। अली ने उसे उम्मीद दिलाई। बुलंद के दोस्त सैन की बहन की शादी थी और बुलंद हरम को अकेला छोड़कर नहीं जा सकता था, पर यह भी जानता था कि उसके साथ तो जाने को नहीं मानेगी। अब बुलंद उसको साथ ले जाने की तरकीबें सोच रहा था। अचानक बुलंद कुर्सी से छलांग लगाकर उतरा और मुस्कुराते हुए बोला, मिल गया प्लान। अब तो हरम तुम्हें जाना ही पड़ेगा मेरे साथ। हरम अब भी बुलंद के ख्यालों में ही खोई थी जब अचानक उसने अजीबोगरीब आवाज़ें सुनी। किसी औरत के रोने की आवाज़ थी। हरम आवाज़ों के ताकुब करते खिड़की पर पहुंची। उसने पर्दा हटाया तो वहाँ कोई भी नहीं था, पर रोने की आवाज़ मुस्तकिल तौर पर आ रही थी। हरम का तो जैसे जान निकल गई थी। वो दौड़ते हुए बेड पर बैठ गई।
हरम का जिस्म ठंडा पड़ गया था। रोने की आवाज़ें बंद हो गई थी, लेकिन पायल के घुंघरू की आवाज़ें आने लगी, छन छन छन। हरम ने तकिया उठाकर अपने मुंह पर रख लिया। कुछ देर बाद ये आवाज़ भी बंद हो गई। हरम ने तकिया खिसकाकर झांका तो एक औरत का साया पर्दे में नजर आ रहा था। हरम जो 2 दिनों से कमरे में चिपकी हुई थी, अब फौरन से वहां से 9-11 हुई। उसने झट से बुलंद के कमरे का दरवाज़ा खोला और अंदर दाखिल हुई। लेकिन बुलंद शायद शावर ले रहा था तो उसने शर्ट नहीं पहनी लेकर आया था तो शर्ट नहीं पहनी हुई थी। अब हरम बुलंद को देखकर चौंकी। आसमान से गिरी और खजूर में लटकी। हरम ने बुलंद की तरफ अपनी पीठ कर ली। बुलंद उसका मुसीबत में मुब्तला करके मज़े ले रहा था। वो हरम की तरफ कदम बढ़ाते उसके पास पहुंचा और आईब्रो सुकेड़े बोला, आज आपको मेरी याद कैसे आ गई? अगर तुम शर्ट पहन लो तो मुझे बात करने में आसानी होगी। हरम ने रुख मोड़े ही कहा तो बुलंद ने हाँ में सर हिलाया और कुर्ता पहन लिया। हरम बेड पर बैठ गई और बुलंद की तैयारी का जायजा लेने लगी। ब्लैक कुर्ता और गोरी रंगत। बुलंद अब आस्तीनें चढ़ा रहा था और बुलंद के हाथ में परफ्यूम था जिसको उसने बुरी तरह इस्तेमाल किया था। हरम जो उसको देखने में इतनी मसरूफ थी तक खांसने लगी। ओहो पागल, बंद करो इसे। हरम ने उसे टोका तो बुलंद ने शीशे में से हरम की तरफ देखते हुए कहा, अब तो तुम्हें इसकी आदत डालनी ही होगी। तो हरम ने लापरवाही से सिर झटका। वैसे अब यहाँ क्या करने आई है? हरम ने पूछा तो बुलंद ने पूछा तो हरम ने धीमे लहजे में कहा, बुलंद यहाँ भूत रहते हैं क्या? हरम की बात पर बुलंद ने हंसी दबाते हुए हरम की तरफ पलटा और संजीदगी से बोला, हाँ ना हरम, रहते हैं भूत। और बुलंद की बात पर हरम की आंखें फटी की फटी रह गई। भूत है भी कवारा, उसको भूतनी की तलाश है। तुम परफेक्ट भूतनी हो तो जिद कर रहा होगा तुम्हें कहीं कहीं भूत की नीयत ना खराब हो जाए। बुलंद ने उसे मजीद डराया तो हरम ने बुलंद को कुशन दे मारा। कुशन बुलंद के सर पर लगा और सारे बाल बिखर गए जो उसने खासी मेहनत से बनाए थे। बुलंद ने हरम को खा जाने वाली नजरों से देखा। हरम उसकी नीयत को समझती फौरन वहां से भागी। बुलंद बड़े बड़े कदम उठाता उसके पीछे ही गया था। हरम सोफे के पीछे खड़ी थी। बुलंद ने सोफे के पार छलांग लगाई। हरम अजीब मुसीबत में गिरफ्तार हो गई थी। पीछे दीवार थी और आगे बुलंद। अब बुलंद ने हरम की तरफ कदम बढ़ाए। जो हरम ने जवाबी कार्रवाई की पर वो ज़्यादा देर टिक ना सकी। अब उसकी दोनों कलाइयाँ बुलंद की गिरफ्त में थी। बुलंद ने उसके दोनों बाजू दीवार से लगाए और उसके करीब हुआ। हरम ने अपने चेहरे का रुख दूसरी जानिब मोड़ लिया और बोली, बेशरम, छोड़ो मुझे, जाओ अपनी गर्लफ्रेंड्स के पास जिनके उस दिन हाथ चूम रहे थे। गर्लफ्रेंड के जो हाथ चूम सकता है वो सोचो बीवी के साथ क्या कर सकता है, बुलंद ने कहा और हरम के माथे पर होंठ रख दी। हरम के पूरे चेहरे पर जिस्म का खून सिमट कर आ गया जब अचानक बुलंद का फ़ोन बजा। फ़ोन पर जैन था जो उसको जल्दी आने का कह रहा था। हरम उसकी गुफ्तगू सुन रही थी। बुलंद अब फ़ोन बंद करने के बाद हरम को देखकर बोला, जहाँ पर हम पहले थे चलो वहीं से शुरू करते हैं दोबारा। और उसकी बात सुनकर हरम का गुस्सा आसमान का छू गया। बुलंद मुस्कुराता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा तो हरम ने उसे टोका, कहीं जा रहे हो तुम? हाँ, बुलंद ने जवाब दिया और हरम खौफ के मारे बोली, सुबह चले जाना, मुझे डर लगता है रात को। फिर ऐसा करो तुम भी मेरे साथ चलो। बुलंद ने उसे राह दिखाई। मैं? हरम ने पूछा तो बुलंद ने कांधे उचकाते बोला, तुम्हारी मर्जी है। हरम के पास और कोई ऑप्शन ना था सिवाय उसके साथ जाने के। हरम आगे बढ़ी और अब दोनों गाड़ी में थे। सफ़र चल रहा था कि अचानक बुलंद ने एक दुकान के सामने गाड़ी रोकी और हरम को साथ चलने का कहा। हरम दुकान में आकर हैरान हुई। वो दुकान अरोसी मुलबुसात की थी। इनमें से 3-4 चूज़ कर लो, हम शादी पर जा रहे हैं, बुलंद ने कहा तो हरम हैरत और गुस्से दोनों की आलम में मुब्तला थी और कुछ भी पसंद ना कर पाई। बुलंद कभी हरम को देखता और कभी हरम उसे। हरम को एक पिंक जोड़ा पसंद आया था मगर वो लेने के बजाय और जोड़े उसने ले लिए। बुलंद ने उसको गाड़ी में जाने का कहा और खुद जोड़े और बिल क्लियर करवाने लगा। अब सफ़र दोबारा शुरू हुआ तो बुलंद ने गाना लगा दिया, कुंडी ना खड़काओ राजा, सीधा अंदर आओ राजा। हरम ने गाना बंद किया तो बुलंद ने दोबारा से चला लिया, भीग लूँ तेरी बारिश में आज मैं। हरम ने फिर से गाना बंद किया और इसी तरह लड़ते लड़ते वो अपनी मंजिल पर पहुंच गए। ये खूबसूरत बंगला था जो शुरू तो हुआ और कब ख़त्म होगा वो समझ से बाहर था। तभी गेट पर 2 नौजवान लड़के नजर आए जो शायद उनके ही इंतज़ार में खड़े थे। एक को 2 खालसा अंग्रेज़ और दूसरा पाकिस्तानी लगता था। बुलंद दोनों से ऐसे चिपका जैसे वो लड़का नहीं लड़की हो। बुलंद ने फुर्सत से उनसे मिला और तो फिर बाद में हरम की तरफ मुतवज्जह हुआ। उनमें से एक तो बुरा पागल था। उसका नाम बुलंद ने गालिबन जैन बताया था, लेकिन हरम का दिल तो उसे पागल पुकारने को ही किया था।
हरम को देखकर उसकी तरफ कदम बढ़ाने लगा तो वो पीछे की तरफ हुई। तुम परी हो ना, वही वाली जो रोज़ मेरे ख्वाबों में आती हो, जैन ने कहा तो बुलंद ने उसके बढ़ते कदम ये कहकर रोके। नहीं जैन, ये मेरी ख्वाबों वाली परी है। बुलंद ने हरम के उड़ते हुए रंग देखे तो बोला, डरो मत जैन, बस कुछ बेबस है इन मामलात में। जैन और पाल हैरत से बुलंद को देख रहे थे। आखिर पाल ने पूछा, हु इज शी? तो बुलंद ने जवाब दिया, मीट माई वाइफ हरम। और ये एक बहुत ही हैरत की बात थी। बुलंद, अब क्या यहीं पर ही खड़े रहना है? तो सब अंदर दाखिल हुए और वहाँ लोगों की चहल पहल थी। जैन की वालदा हरम और बुलंद से मिली। वह हरम को तैयार होने के लिए कमरे में भेज दिया। हरम जो कपड़े खरीद के लाई थी, इनमें से एक गोल्डन लहंगा और सफ़ेद कामदार चोली निकाली, हल्का मेकअप किया और लंबे बालों को नीचे से कर लिया। अब बारी कपड़े और ज्वेलरी गई थी। चोली की डोरी खुल तो गई थी पर अब बंद नहीं हो रही थी। तब बुलंद मुसीबत की तरह अचानक नाजिल हुआ। हरम ने उसकी मौजूदगी का एहसास करते ही अपना रुख बदल लिया और दीवार से टेक लगाई। बुलंद सब समझ गया और रफ्ता रफ्ता उसकी तरफ कदम बढ़ाता हुआ उसके पास आ गया। हरम अनजान बनी और उसको सवाली नज़रों से देखने लगी। चलो मुड़ो, बुलंद ने कहा। तुम्हें शर्म नहीं आती हर वक्त ऐसी हरकतें करते हो? हरम ने छिपे हुए अंदाज में कहा। सारी दुनिया कम है जो अब मैं भी शर्मा लूँ? बुलंद ढीठों की तरह बोला। बीवी बीवी क्या लगा रखी है, इतने साल से पहले हमारा निकाह हुआ था, बहुत पुराना हो गया है। हरम से छोड़ते हुए बोली तो बुलंद मुस्कुरा कर कहा, चलो नया कर लेते हैं। बुलंद ने हरम को कंधों से पकड़कर उसका रुख बदला और डोरी बंद करने लगा। हरम शीशे में बुलंद को ही देख रही थी। तभी बुलंद को शरारत सूझी और हरम को बुलंद के हाथ का लम्स अपनी गर्दन पर महसूस हुआ तो हरम ने अपनी नज़रें नीचे झुका ली और होंठ काटने लगी। अब बुलंद उसके कान के करीब होकर बोला, अब तुमने जितनी तैयारी कर ली है, अगर ये दिल काबू में ना रहा तो जिम्मेदार तुम खुद होगी। जब अचानक किसी ने गला खनखारा। बुलंद और हरम एक झटके से अलग हुए। कमरे में जैन के कज़न ज़ैनब, निगत और जैन थे। यार तुम लोग शुरू होने से पहले दरवाज़ा तो बंद कर लिया करो, ज़ैनब ने कहा तो हरम का दिल डूब पड़ने को चाहता और बुलंद ढीठ बनकर मुस्कुरा दिया। ज़ैनब और निगत हरम को लेकर नीचे चली आई थी। मेहंदी का फंक्शन चल रहा था। ज़ैनब ने हरम को मेहंदी लगवाने का कहा पर बहुत असरार पर भी उसने फिर मेहंदी लगवा ही ली। ज़ैनब उसे छेड़ने लगी, लगता है बुलंद को आपसे बड़ा प्यार है। तभी बुलंद साहब, जैन और उसके आवारा कज़न्स आ टपके। डिसाइड हुआ था कि लड़के और लड़कियों के दरमियान डांस कंपटीशन होगा। लड़कों ने खूब धमाल भंगड़ा डाला था, अब बारी लड़कियों की थी। हरम ने तो साफ इनकार कर दिया था, उसे यूँ गैर मर्दों के सामने नाचना पसंद नहीं था। हरम बहुत थक चुकी थी। फंक्शन अभी पूरी रात चलने वाला था। उसने ज़ैनब से इजाज़त ली और सोने को बेडरूम में आई। पर सामने का मंजर बड़ा अजीब था। बुलंद बेड के साथ टेक लगाए बैठा फ़ोन यूज़ कर रहा था। हरम के माथे पर बल पड़े। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? हरम ने पूछा तो बुलंद ने कमाल इत्मीनान से जवाब दिया, मोहतरमा, यहाँ आप मेरी बीवी इंट्रोड्यूस हुई हैं, अब आपको अलग कमरा नहीं मिल सकता। उसकी बात सुनकर हरम कपड़े लेकर बाथरूम की तरफ चली गई। 20 मिनट गुजर चुके थे मगर हरम बाहर आने को तैयार ही ना थी। हरम ने खुद से कलाम की, अल्लाह जी किस मुसीबत में डाल दिया है आपने मुझे। जब हरम बाहर आई तो कमरे में सिर्फ फिल्म की रोशनी थी और बुलंद शायद सो चुका था। हरम आहिस्ते से बैठ के एक कोने पर आकर लेट गई। तभी बुलंद ने एक झटके से हरम को अपनी जानिब खींच कर अपने करीब कर लिया। हरम का दिल ज़ोर ज़ोर से धड़कने लगा। बुलंद ने हरम के हाथ अपने हाथों में लिए और बोला, तुम्हें हमेशा ये गिला रहता है कि मैं लोगों के हाथ चूमता हूँ, आज तुम्हारा ये गिला भी दूर कर दूंगा। बुलंद ने अपने होंठ हरम के हाथों पर रख दिए। सुबह सवेरे तैयारियां शुरू हो चुकी थी। आज निकाह का दिन था। हरम ने आज के लिए रेड मैक्सी का इंतखाब किया। आज वो पाले से तैयार होने वाली थी, पाले वाली से। मेकअप शुरू होने से पहले ब्यूटिशियन ने उसको कपड़े पहनने का कहा ताकि बाल बनाने में आसानी हो। जब हरम ने बैग में देखा तो वहाँ पर रेड की जगह पिंक मैक्सी थी जो उसको पसंद आई थी, पर उसने खरीदनी नहीं थी क्योंकि वो बैकलेस थी और हरम ऐसे कपड़े पहनना पसंद नहीं करती जिसमें जिस्म की नुमाइश हो। उसे रह रहकर बुलंद पर गुस्सा आ रहा था। कुछ देर तक हरम मुकम्मल तौर पर तैयार हो चुकी थी। जब उसने खुद को आने में देखा तो खुद को पहचानने से कासिर थी। बस वो मैक्सी बैकलेस होने की वजह से अनकंफर्टेबल महसूस कर रही थी। अब वो घर पहुंची तो सबने उसकी बहुत तारीफ़ की थी। अपना पर्स लेने वो कमरे में गई तो बुलंद वहीं मौजूद था। वो अपने जूते के तस्मे बांध रहा था। हरम का दिल उसे लड़ने को चाहता था पर उसने ऐसा नहीं किया। बुलंद ने अपनी नज़रें उठाने की गलती की क्योंकि दुश्मन के हुस्न की ताब लाना नामुमकिन था। हरम की गुलाबी लिबास में मज़ीद वाज़ेह हो रही थी। ज़ेवरात और उसकी खूबसूरत जुल्फ़ें भी काबिल ज़िक्र थी। अब हरम की कमर बुलंद की तरफ थी। एकदम से हरम की जुल्फ़ें एक तरफ को ढलकी तो वो बहुत शर्मिंदा हुआ। अब बुलंद को समझ आया था कि हरम ने पिंक मैक्सी बैकलेस होने की वजह से नहीं खरीदी थी। बुलंद अपनी शर्ट के बटन बंद करता हरम से मुखातिब हो, आई एम सॉरी।
हरम तुम चाहो तो कुछ और पहन लो। नहीं, ये मुमकिन नहीं, मेरे बाल अब सारे ख़राब हो जाएंगे। बुलंद से बटन बंद करते वक्त एक बटन टूट गया। अब वो परेशानी के आलम में उसे देख रहा था। हरम उसकी मदद ना करती, मगर अभी बुलंद ने उसको सॉरी कहा तो उसने सोचा कि उसकी शर्ट का बटन लगा दे। हरम उसकी बहुत नज़दीक खड़ी उसका बटन लगा रही थी। उसकी जुल्फ़ें बुलंद के सीने पर लग रही थी और गर्म सांसें उसको बहकावे में मुब्तला कर रही थी। तू मोहब्बत है, ज़िंदगी तू है, दिल नादान की हर खुशी तू है। हरम और बुलंद अब नीचे शादी की रस्मात में शामिल हुए। निगत हरम को देखकर मुस्कुराती हुई आई और हरम का हाथ बुलंद के हाथ से अलग करते हुए बोली, कुछ वक्त के लिए हमें भी दे दो हरम। और बुलंद हसरत भरी नज़रों से हरम को जाता देखता रह गया। जब जैन ने उसके कंधे पर हाथ रखा तो उसका ध्यान बटा। कोई हमारा भी हाथ बटा दो। जैन उसके घर के सब अफराद खालिस पंजाबी माहौल के थे। दूध पिलाई की रस्म शुरू की गई। निगत और जैनब ने खूब पैसे बटेटे और बदले में मिर्चों वाला दूध पिलाया था। ये सौदा घाटे का था। सलामी की रस्म चल रही थी। सब लोग सलामी देते और फिर दूल्हा दुल्हन को मिठाई खिलाते। रात हुई तो पंजाबी माहौल के मुताबिक मर्दों ने सिर्फ और सिर्फ मर्दों के लिए महफिल का इंतज़ाम किया था। हर कल्चर में कुछ बुराइयाँ और कुछ खामियाँ होती हैं। निगत, जैनब और घर की दीगर लड़कियां मर्दों से छुपकर छत पर चली गईं ताकि वो भी सब देख सके। हरम ने जाना नहीं चाहा, मगर सब उसको भी अपने साथ ही ले गई। बगले में एक तरफ टेंट लगाकर खूब इंतज़ाम किया गया था। एक नाचने वाली औरत नाच रही थी और सब मर्द खूब कहके लगा रहे थे। जैन खूब उस नाचने वाली का साथ दे रहा था, जबकि बुलंद नज़रों को दूसरी तरफ फेर कर बैठा हुआ था। अब वो औरत बुलंद की तरफ बढ़ी और उसको खींचकर अपने साथ नाचने की ऑफ़र करने लगी। बुलंद का रवैया हैरानकुन था। उसने उस औरत को दूर धकेल दिया था। हरम अब अपने बेडरूम में दाखिल हुई और ये सोचने लगी कि बुलंद उसकी समझ से बाहर है, कि वो शरीफ है या बेशरम। उस दिन उसने कुछ अलग देखा था और आज कुछ और देखने को मिला था। बुलंद इस तमाशे के बाद सोने को तरजीह देते घर आ गया। सब औरतें गायब थी। उसने एक मुलाजमा से पूछा तो उसने बताया कि सब ऊपर है। बुलंद कोफ्ते से झटकता कमरे की तरफ बढ़ा और हरम पहले से ही बेड पर लेटी हुई थी। बुलंद दिल में मुस्कुराया और खुदा का शुक्र अदा किया कि उसकी हरम बाकी औरतों से अलग है और बेहयाई से नफरत करती है। चेंज करने के बाद बुलंद बेड पर जाकर लेट गया और महफिल से हरम का सोया हुआ चेहरा देखने लगा, क्योंकि हरम सच में सोते हुए बहुत मासूम लगती थी। बुलंद मुस्कुराता हुआ बोला, स्लीपिंग ब्यूटी। हरम की आंख खुली तो आधी रात का वक्त था। उसने किसी की बातों की आवाज़ सुनी और आवाज़ों का ताक़ुब किया। वो आवाज़ें उसे लान तक ले आई थी। बुलंद ने एक बार फिर से हरम के भरोसे को चूर चूर कर दिया था। बुलंद उसी लड़की के साथ रात के अंधेरे में खुशगपियाँ लगा रहा था। हरम की आंखों में आंसू थे, पर वो अपने साथ होने वाले सलूक पर ज़ोर ज़ोर से पागलों की तरह हंसने लगी। बुलंद ने पलटकर हरम की तरफ देखा तो वो घबराहट सा गया। अब हरम के होंठ कांप रहे थे, पर वो बुलंद को अपनी बेबसी का अंदाज़ा नहीं होने देना चाहती थी, इसलिए फ़ौरन वहाँ से बाहर निकल गई। बुलंद उसके पीछे पीछे ही आ रहा था, उसको लगातार आवाज़ें देता हुआ, हरम प्लीज़ रुको। लेकिन हरम टैक्सी में सवार हुई और वहाँ से अपने पुराने फ्लैट में चली गई। बुलंद उसका पीछा करते वहाँ भी आ गया था। हरम की कैफियत अजीब सी थी। वो लड़खड़ा रही थी। बुलंद ने उसको सहारा देना चाहा तो बुरी तरह चिल्लाई और अपनी शादित की उंगली उठाकर धमकी अमेज लहजे में बोली, मुझे छूने की हिम्मत भी मत करना। बुलंद खामोशी से सर झुकाए खड़ा हुआ। हरम अब बुलंद के करीब गई और उसके गिरबान को अपने हाथों में भरा और बोली, तुमने मेरी मोहब्बत देखी है, तुमने मेरे इंतज़ार की हद देखी, अब मेरी नफ़रत भी देखना। मैं मोहब्बत भी अच्छी कर लेती हूँ, पर नफ़रत में बहुत ही अच्छी करना जानती हूँ। उसने बुलंद को हर मुमकिन तकलीफ़ देने का अटल फैसला कर लिया था। मैं तुमसे तलाक लूँगी। बुलंद ने अपनी झुकी हुई नज़रों को उठाया और हरम को खा जाने वाली नज़रों से देखा। हरम को बुलंद की कमज़ोरी मिल गई थी। अब तो वहाँ पर ही वार करने वाली थी वो। हरम मुस्कुराते हुए मज़ीद बोली, और मैं तुम्हारी आंखों के सामने दूसरी शादी भी करूँगी। बुलंद ने अब की बार अपना गिरेबान हरम की गिरफ्त से आज़ाद कराया और उसको कंधों से पकड़कर झंझोर डाला। हरम, अपनी ज़ुबान को लगाम दो, इससे पहले कि मैं तुम्हारे मुँह से ज़ुबान खींच लूँ। बुलंद ने हरम को बेड पर गिराया और दरवाज़ा पटाख से बंद करके वहाँ से निकलता चला गया। अगले दिन बुलंद परेशान सा चेयर से टेक लगाए हुए बैठा था। हरम के अल्फाज उसके सर में हथौड़े की तरह लग रहे थे। अब उसने सिगरेट सुलगाई और उसके कश पड़ने लगा। वो परेशानी के आलम में ऐसा ही करता था। बिजली गई तो नहीं थी, पर फिर भी अंधेरे में वो बैठा हुआ था और धुएं के बादल उड़ा रहा था। जब उसके लिए एक पार्सल आया, एनवेलप में मौजूद पेपर्स को देखकर उसको सांप सूख गया था। हरम ने तलाक के पेपर्स भेजे थे और उससे साइन करने को कहा था। बुलंद का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उसने दांत पीसे और करीब पड़े बेड से हर चीज़ की तोड़फोड़ करना शुरू कर दी। शायद ये इसका गुस्सा दूर करने का अंदाज था। जब वो तोड़फोड़ कर थक चुका तो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा और अपना सर हाथों में गिराकर बैठ गया। रात काफ़ी हो गई थी। हरम को अकेले डर लगता था।
उसने घर के सब दरवाजे बंद किए और बेडरूम का दरवाज़ा लॉक करके लेट गई। अभी चंद ही मिनट हुए थे कि ऐसा महसूस हुआ कि कोई बेडरूम का दरवाज़ा खोल रहा है। हरम फ़ौरन उठकर बैठ गई और दुपट्टा सर पर लेकर अल्लाह से मदद मांगने लगी। जब कमरे में बुलंद दाखिल हुआ, हरम को उसका यूं अंदर आना बहुत डरा रहा था और उसका हुलिया भी काबिल ज़िक्र था। आंखें और चेहरा सुर्ख, बाल सारे बिखरे हुए थे। लैंप की रोशनी में वो और भी ज़्यादा दहशत फैला रहा था। हरम ने फ़ौरन लाइट ऑन की और अब घूंट निकला। वो आंखों में डर सजैब न और चबा रही थी। बुलंद की आवाज़ जब कमरे में गूंजी, लाइट ऑन करने की ज़रूरत नहीं है, और हरम उसकी बात सुनकर काम गई। बुलंद ने लाइट ऑफ की और हरम को बाजू से घसीटता उसे बेड पर ले आया। हरम रोती चिल्लाती रह गई। बुलंद ने हरम के सर से दुपट्टा उतार कर फेंका और बोला, हरम तुम्हें तलाक चाहिए थी ना? तुम्हें तलाक ज़रूर मिलेगी, मगर पहले पूरी तरह से मेरी तो हो जाओ। और बुलंद की गिरफ्त में हरम के आंसुओं और सिसकियों से भी कम ना हुई। बुलंद ने कांच की गुड़िया को तोड़कर रख दिया था। जिंदगी की दौड़ में, आवाज़ों के शोर में, इंसानों के जंगल में बेइंतहा उदासी है। सुबह के सूरज ने रात के अंधेरे को मिटा दिया था। रोशनी में रात के लगाए गए जख्म खूब वाजिया थे। हरम पूरी रात रोती रही और शायद सुबह उसकी आंख लगी थी। बुलंद ने हरम को कंधे से हिलाया तो हरम की सूजी हुई आंखें खुलने का नाम नहीं ले रही थी। उसने बहुत मुश्किल से आंखें खोली। बुलंद उसके ऊपर झुका हुआ था और अपने हाथ से हरम के चेहरे पर आए बाल कानों के पीछे ले जा रहा था। हरम ने खौफ से उसका हाथ झटका और उसकी आंखों से बेबसी के मारे आंसू जारी हुए। रात का सब मंजर इसको फिर से याद आने लगे। बुलंद के कहके की आवाज़ कमरे में गूंजी। जब बुलंद आबरू सुकेड़ कर बोला, तुम ऐसे रो रही हो जैसे कोई जुल्म किया है तुम पर। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुमने अपने शौहर का हक अदा किया है। हरम उसके मजीद तंज बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, इसलिए बेड से उठने लगी, मगर बुलंद को अभी यह मंजूर ना था। उसने हरम को खुद पर गिराया और उसका माथा चूमते बोला, अब तलाक लोगी तुमसे शादी कौन करेगा हरम? तुम अब से मेरी मनगूहा नहीं बल्कि बीवी बन चुकी हो मुकम्मल तौर पर। तुम इस हद तक गिर सकते हो बुलंद, मैंने कभी नहीं सोचा था। हरम ने दुख से कहा, हमारे ख़ानदान में कभी किसी की तलाक नहीं हुई अपनी बीवी को, और तुम तो दूसरी शादी करने की बातें कर रही थी। तुम्हारे पर काटना अहम था मेरी जान, बुलंद ने कहा। तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। बुलंद हरम से अलग हुआ, दरवाजे की जानिब बढ़ा। हरम बाथरूम की जानिब बढ़ गई। जब घर में नाइला खान, फातिमा शाह, अली शाह और राबिया शाह दाखिल हुए, बुलंद इन सबको पहचान गया, मगर उन सब के लिए बुलंद को पहचानना नामुमकिन था। पूरी ज़िंदगी जिन रिश्तों की कमी महसूस की थी, वो अब सब एकदम से उसके सामने आ गए थे। बुलंद सबसे पहले अपनी रोती हुई माँ के गले लगा। बुलंद को अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था और फिर बारी बारी वो सबसे मिला। बुलंद ने अब सवालात का अंबार लगा दिया था। मुख्तसर जवाब ये था कि राबिया और अली उस दिन ज़ख्मी हालत में अस्पताल गए थे, लेकिन बुलंद वक्कास की तहवील में था। एक्सीडेंट सब नासिर और वक्कास का क्या धरा था, और अगर वो ये जान जाते कि अली और राबिया ज़िंदा हैं तो बुलंद को नुकसान पहुंचाते। नाइला और फातिमा शाह को नासिर के प्लान का पहले ही अंदाज़ा था, इसीलिए वहाँ से भाग गई और नासिर ने किसी और को मार दिया था गलतफहमी में। जब हरम बाथरूम से बाहर आई, उसको अपनी माँ नजर आई, जिसके गले लगकर और टूट कर रोने लगी। सब उसकी हालत देखकर परेशान हुए थे, क्योंकि आंसू खुशी के नहीं थे। बुलंद थोड़ी देर के लिए सुन सा हो गया था कि शायद अब उसकी खैर नहीं, मगर फिर उसने सबसे कह दिया कि हरम को सर में दर्द है, इसीलिए ऐसे कर रही है, और आप सब अब थोड़ा आराम कर लें। जबकि हरम बुलंद की चालाकी देखती रह गई। सबके उठ जाने के बाद बुलंद हरम के कान के करीब आकर बोला कि किसी को कुछ पता नहीं चलना चाहिए। हरम ने उसको खा जाने वाली नजरों से देखा और बोली, तुम्हारी शराफत का ढुंढोरा मैं खूब पीटूंगी, चीख चीख कर ऐलान करूंगी। जब उसकी बात सुनकर बुलंद मुस्कुरा कर बोला, ज़रूर, चल फिर आज रात, कल रात, बल्कि आज और कल क्यों, हर रात मुझे झेलने की तैयारी रखो, क्योंकि मेरे पास तुम्हें इस्तेमाल करने का लाइसेंस मौजूद है। अगली सुबह राबिया बुलंद के सर में तेल लगा रही थी। जब उन्होंने पूछा, तुम और हरम कब से साथ रहते हो? अभी थोड़ी ही देर हुई है, बुलंद ने जवाब दिया। मैंने सोचा कि अब हरम को मुकम्मल तौर पर अपनी बहू बना लूँगी। शाम को हमने एक फ़ंक्शन अरेंज किया है। राबिया ने अपनी सोच को लफ्ज़ों की ज़ुबान दी, जैसे आपको मुनासिब लगे। बुलंद ने उन्हें हर फैसला थमा दिया था। सब लोग तैयारियों में मसरूफ़ थे। हरम को उसका जोड़ा देने नाइला ऊपर कमरे में गई। बुलंद फूलों की लड़ियाँ लगवा रहा था। अचानक उसे शोर की आवाज़ आई। बुलंद अब हरम के कमरे में खड़ा था। हरम ने कपड़े बदलने से इनकार कर दिया था। लहंगा फर्श पर पड़ा था। मैं रुखसती नहीं, तलाक चाहती हूँ। हरम की बात सुनकर नाइला ने हरम का चेहरा अपने हाथों में लिया और बोली, कैसी बातें कर रही हो तुम?
तो हरम ने नाइला के हाथों को झटक दिया। निकल जाएं आप यहाँ से, हरम चीख कर बोली। बुलंद ने हरम को मजीद कुछ बोलने से पहले उसको मुंह पर तमाचा दे मारा और राबिया से बोला, खाला आप जाएं यहाँ से, मैं देखता हूँ इसे। बुलंद ने दरवाज़ा लॉक कर दिया और हरम की तरफ अपने कदम बढ़ाने लगा। हरम अपने कदम पीछे की तरफ ले जाने लगी। अब वो दीवार के साथ टेक लगा खड़ी थी। बुलंद ने जोर से अपना हाथ दीवार पर दे मारा और बोला, कपड़े बदलो और नीचे आओ, वरना मेरे से बुरा कोई नहीं होगा। बुलंद ने हरम के हाथ में लहंगा थमाया और अब दरवाजे की जानिब बढ़ा। जब हरम ने दांत पीसते हुए लहंगा बुलंद की कमर में दे मारा। जो मर्जी करो, मैं नहीं बदलूंगी, हरम भी दांत पीसते हुए बोली। बुलंद लहंगा लेकर हरम की तरफ बढ़ा और हरम के गले में से दुपट्टा निकाला और हरम की कमीज़ को कंधों से नीचे ढलकाना शुरू किया। तो हरम चीख कर बोली, ये क्या कर रहे हो तुम? तुम्हें चेंज करवा मैं खुद करवा लूँगा। बुलंद की बात सुनकर हरम ने बेबसी के आलम में कपड़े खुद पकड़े। अब वो स्टेज पर जा रही थी। बुलंद ने उसको सहारा देने के लिए हाथ बढ़ाया तो उसको सबके मौजूद होने की वजह से ये करना पड़ा। लेकिन उसने गुस्सा कुछ यूँ निकाला कि बुलंद के पाँव पर अपनी हील वाली जूती रखकर उसकी चीखें निकलवा दी। बुलंद बदला लेने के लिए उसके दुपट्टे पर बैठ गया। दुपट्टा खींचने से हरम के बाल खींचे थे। स्टेज पर चलने वाली जंग से सभी अनजान थे। हरम ड्रेसिंग टेबल के सामने बैठी आंसू बहा रही थी और अपने हाथों से चूड़ियाँ और अंगूठियाँ उतार कर फेंक रही थी। बुलंद उसकी एक हरकत को देख रहा था। उठकर हरम के करीब गया और उसको कंधों से पकड़कर खड़ा किया। बुलंद ने एक करके उसके हाथ में चूड़ियाँ और अंगूठियाँ दोबारा पहनाना शुरू की। हरम बेबी, मेरी रात खराब मत करो, बुलंद ने कहा और हरम को गोद में भरा और बेड पर लेटा दिया। हरम उठकर बैठी। बुलंद ने अपना कुर्ता उतार कर एक तरफ फेंका और हरम की तरफ बढ़ा। बुलंद ने हरम के दोनों बाजू अपनी गिरफ्त में लिए और उसे अपने करीब किया। हरम ने खौफ के मारे आंखें बंद कर ली। आंखें तब खुली जब बुलंद ने एक झटके से उसके बाजू ये कहकर छोड़े कि वो हरम पर थूकना भी पसंद नहीं करता। उसकी बात सुनकर हरम का खून खोल उठा। तुम बीवी की बजाय गैर औरतों पर जो थूकना पसंद करते हो। बुलंद के भाई की तरफ बढ़ते कदम हरम की बात सुनकर रुक गए। बुलंद मुड़ा और बोला, हरम, तुम आज मुझे सच से बताओगे कि तुम किसी और के साथ शादी करना चाहती हो? बुलंद के सवाल पर हरम ने जिद में आकर सर हाँ में हिलाया तो बुलंद दरवाज़ा पटाख कर वहाँ से निकलता चला गया। हरम कुछ वक्त अकेला गुजारने के लिए लाइब्रेरी में आई थी। घर में उससे रहा नहीं जाता था। अब किताब निकालने बुक शेल्फ की तरफ बढ़ी तो उसने उसी लड़की को देखा जो बुलंद के साथ 2 बार पहले भी मौजूद थी। अब वो किसी और मर्द के साथ बैठी थी। हरम उस लड़की के पास गई और बोली, तुम्हारे कितने मर्द दोस्त हैं? और उसके साथ बैठा मर्द बोल उठा, तुम मेरी बीवी से ऐसे बात नहीं कर सकती। और अब वो लड़की बोली कि बुलंद मेरा BF नहीं, वो मेरे साथ काम करता है, हम जासूस है और तुमने जो कुछ देखा था वो सिर्फ काम का हिस्सा था। और मैंने तुम्हें बुलंद से अपनी सच्चाई बताने का कहा था, पर लेकिन उसने कहा कि हरम को अपनी आंखों से ज़्यादा मेरी सीरत पर यकीन है। हरम ये सुनने के बाद अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हुई। उसने बुलंद से माफ़ी मांगने का एक हर बात सोचा। उसने साड़ी पहनी जो बुलंद के पसंदीदा रंग की थी और खूब मेकअप किया। बुलंद के आने का वक्त हुआ तो हरम बेड पर किताब हाथ में लेकर बैठ गई। जब बुलंद कमरे में दाखिल हुआ तो हरम की तरफ देखकर हैरान हुआ। बुलंद पानी का ग्लास उठाने लगा तो वो गलती से ग्लास उससे टूट गया और ग्लास की किचियाँ बुलंद के हाथ में लग गई। हरम ने बुलंद का हाथ पकड़ा तो बुलंद ने उसको खुद से दूर धकेला और गुस्से से कहा, ये क्या बनी हुई हो तुम? मेरे सामने दोबारा कभी ऐसे मत आना। हरम के गले में आंसू का फंदा अटका। दिल जोर जोर से रोने को किया तो हरम बाथरूम में बंद हो गया और अपने चेहरे पर पानी के चींटे मारने लगी। अपने होठों को रगड़ने लगी। उसे खुद से नफरत हो चुकी थी और अक्सर रातों की तरह ये रात भी रोते हुए कटी थी। हरम नहा धोकर फ्रेश होनी चाहिए तो सब लोग डाइनिंग पर बैठे हुए थे। अली ने हरम को आते देखा तो प्यार से बोला, मेरी प्यारी बहू उठ गई? हरम को ऐसा जवाब सुनने की आदत नहीं थी, इसलिए हरम मुँह बसोरती बोली, मामू प्लीज़ मुझे बस हरम ही कहे। बहू गम भाव ज़्यादा लगता है, वो वाला भाव जिसे बचपन में आप मुझे डराते थे। और सब लोग हरम की मासूमियत पर हंसने लगे। बुलंद हरम के सामने वाली कुर्सी पर बैठा नाश्ता कर रहा था। उसको चलने वाली गुफ्तगू में कोई इंटरेस्ट नहीं था। तभी राबिया बोली, हरम बेटा, अब तुम नए अलकाबात की आदत डाल लो। कल को तुम्हारे बच्चों ने तुम्हें मामा कहना है। और बुलंद के हलक में निवाला फंस गया तो वो खांसने लगा। फातिमा शाह ने बुलंद की कमर थपकी तो फातिमा शाह ने बुलंद से कहा, बेटा तुम कब से शर्माने लगे? बुलंद ने पानी का घूंट भरने के बाद अपनी नज़रों का रुख हरम की तरफ किया। बुलंद, तुम्हें बच्चों से चिढ़ है क्या? नाइला खान ने पूछा। नहीं, बस थोड़ी सी, बुलंद ने कहा।
बुलंद को बच्चों से चिढ़ इसलिए है क्योंकि बच्चों के बाद हरम की साइड अटेंशन बुलंद को नहीं मिलेगी। अली ने टुकड़ा लगाया। मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मुझे ट्विंस बच्चे हो, वो तो पूरी ना हुई, मगर अब मैं दुआ करती हूँ कि मैं ट्विंस बच्चों की दादी बनूँ, राबिया ने कहा। तो बुलंद ने आगे सुकोड़ी। इतनी खतरनाक दुआएं ना करें आप। बुलंद की बात पर सबके कहके फिजा में गूंजे थे। असर की नमाज का वक्त था। हरम किचन में जा रही थी, तभी उसने खिड़की में से अंदर झाँका तो बुलंद को जाए नमाज पर बैठा देखा। नमाज के बाद वो दुआ मांग रहा था। या अल्लाह, मैं जानता हूँ मैं बहुत गुनहगार इंसान हूँ, जो तुझसे मांगने वाला हूँ उसके लायक नहीं, लेकिन तू तो बहुत रहीम है, मुझे दे दे मेरे मालिक। मैं जब मैट्रिक में था तब से मैं हर नमाज में दुआ करता हूँ आपसे। और हरम तजस्सुस से उसकी बातें सुन रही थी। हरम ने दिल में सोचा कि आखिर बुलंद क्या मांग रहा है। अल्लाह जी, मुझे एक प्यारी सी बेटी की औलाद की शक्ल में दे दे। बुलंद इतना गिड़गिड़ा कर मैट्रिक से ये दुआ कर रहा था। ये सोचकर ही हरम का कहका छूट गया। बुलंद ने खिड़की में से हरम को देखा। उसको बहुत झिझक सी महसूस हुई थी। बुलंद उठकर अपने बेडरूम की तरफ चल पड़ा। हरम उसके पीछे पीछे आई और बुलंद को देखकर मुस्कुराने लगी। क्या तकलीफ है? दंदियाँ क्यों निकल रही है तुम्हारी? बुलंद चिढ़ कर बोला। नीचे तो बड़ी एफिशिएंसी मार रहे थे, बच्चे नहीं पसंद और मैट्रिक से बेटी की दुआएं मांग रहे हो। हरम ने उसे चिढ़ाया तो बुलंद ने हरम की तरफ बढ़ा और हरम ने क्वेश्चन उठा लिया। बुलंद ने हरम को फर्श पर गिरा दिया। बड़ा शौक है तुम्हें मेरी बातें चोरी छुपे सुनने का, अब झेलो मुझे। बुलंद को शरारत सूझी तो उसने हरम के चेहरे पर अपनी दाढ़ी रगड़ी तो हरम चिल्लाने लगी। अब वो बुलंद पर मुसलसल मुक्के बरसाने लगी। आखिरकार बुलंद हरम के ऊपर से उठ गया। हरम फ्रेश पर ही बैठ गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया था। वो सांसें बहाल कर रही थी। तभी बुलंद शायद बाहर जाने के लिए तैयारी करने लगा। रात के 12 बज रहे थे पर अभी तक बुलंद का कुछ पता ना था। हरम बेड पर लेटी थी पर नींद उससे टूटी हुई थी। वो बार बार करवटें बदलती, दिल बेचैन था। अचानक हवा के झटके से खिड़की खुल गई। बाहर तेज हवा चल रही थी। हरम ने उठकर खिड़की बंद की और बुलंद का नंबर मिलाया पर कोई जवाब मौसूल ना हुआ। अब उसके दिल की कैफियत अजीब होने लगी थी, जिसको आंसुओं ने जाहिर कर दिया। हरम टहलते हुए कमरे से बाहर निकली तो सीढ़ियों के नीचे अजीब सा मंजर था। वहाँ सब लोग जमा थे और घर की औरतें रो रही थी। हरम तेजी से नीचे आई। उसके कदम तब लड़खड़ाए जब उसे यह खबर मिली कि बुलंद अस्पताल में दाखिल है। हरम अली के हमरा अस्पताल जा रही थी। अली ने हरम को देखते हुए कहा, हरम बेटा रो मत। हरम ये सुनकर और ज़्यादा रोने लगी। अस्पताल पहुंची तो सब बुलंद के वार्ड में जमा थे। हरम सबसे पीछे दरवाजे के करीब खड़ी थी। बुलंद को मिशन के दौरान चोटें आई थी। सब रो रहे थे और बुलंद को अब भी मजाक सोच रहा था। रात बहुत हो गई थी, इसलिए सब ने घर जाने का फैसला किया और बुलंद को सुबह तक डिस्चार्ज किया जाना था, इसलिए हरम को उसके पास छोड़ दिया। हरम को बुलंद की हालत देखकर बहुत रोना आ रहा था। उसका जी चाहता था कि बुलंद के गले लगकर खूब रोए, लेकिन बुलंद ने उसको बुरी तरह नज़रअंदाज किया। हरम कमरे में बड़े सोफे पर लेट गई और वो दिन की थकी हारी सो गई और बुलंद को हरम पर गुस्सा आ रहा था। उसने बुलंद का हाल एक बार भी ना पूछा, जबकि उसे उसकी सख्त ज़रूरत थी। बुलंद ने रुख हरम की तरफ किया। हरम के बाल फर्श को छू रहे थे। बुलंद उठना तो नहीं चाहता था, मगर फिर भी उठा और हरम के बाल जिस जगह फर्श पर लग रहे थे वो वहाँ पर तकिया रख दिया। सुबह फजर की अज़ान हुई तो बुलंद वज़ू करके नमाज़ पढ़ने लगा। उसके जिस्म पर खराशी आई थी और शदीद कमज़ोरी थी। बुलंद ने नमाज अदा करने के बाद हरम को देखा, जो खूब दिल लगा कर सो रही थी। बुलंद उसके करीब गया। हरम सोते हुए बहुत मासूम लगती थी। किसी का गुस्सा उसको देखकर गायब हो सकता था। उसका चेहरा देखकर बुलंद के चेहरे पर मुस्कुराहट आई। बुलंद ने हरम को आवाज़ दी, हरम उठो, लेकिन कोई हरकत नहीं। अब बुलंद के दिल ने बगावत की और हरम के गाल पर होंठ रख दिए और वह जैसे सारे गिले शिकवे और गुस्सा भूल गया। बुलंद के लम्स ने हरम को होश दिलाया। हरम उठकर बैठी और बुलंद को घूरने लगी। तुम खुद उठकर नमाज़ पढ़ लिया करो, वरना मैं तुम्हें ऐसे ही उठाऊंगा। बुलंद ये कहते हुए उठ खड़ा हुआ। वक्कास शाह को खबर मौसूल हो चुकी थी कि सब घर वाले जिंदा हैं, तो उस पर क़यामत का वक्त था। उसके जायदाद पर कब्जा करने का सब प्लान फेल हो चुका था। ऐसे में वो कहाँ चैन से बैठने वाला था। अब न जाने बुलंद और हरम की ज़िंदगी में कौन सा तूफान आने वाला था। आज बुलंद को अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया था। बुलंद बेड पर बैठा बोर हो रहा था तो उसने लैपटॉप पकड़ा। लैपटॉप पर एक इन्वेलप पड़ा था। बुलंद ने इन्वेलप खोला तो उसके कदमों तले ज़मीन निकल गई। हरम की फहाश तस्वीर मौजूद थी उसमें, जो बहुत से गैर मर्दों के साथ थी। तभी बुलंद को एक कॉल आई। कॉल पर मौजूद आदमी बोला कि तुम्हारी बीवी के कई मर्दों के साथ नाजायज़ ताल्लुकात है। ये सुनकर बुलंद का गुस्सा आसमान को छू गया। वो अपनी जगह से उठा और उस शख्स पर चिल्लाने लगा। तभी हरम कमरे में आवाज़ें सुनकर दाखिल हुई। बुलंद के चेहरे पर रौब और सुर्खी छाई थी। हरम ने वजह दरियाफ्त की तो बुलंद ने टाल दिया, लेकिन हरम ने वो तस्वीरें देख ली थी और वो एकदम साकत सी हो गई। अब रोने लगी और बुलंद को अपनी पाकीज़गी की ज़मानत देने लगी। बुलंद, ये तस्वीरें फ़ेक हैं। तो अब बुलंद उसके होठों पर उंगली रखी और बोला,
खामोश। मुझे पता है ये फेक है, मैंने तुमसे सफाई नहीं मांगी, मैं तुम्हारी पाकीज़गी की ज़मानत दे सकता हूँ। तुम्हें रोने की ज़रूरत नहीं है, जिसने भी किया है मैं उसको छोड़ूंगा नहीं। ये कहकर बुलंद ने फ़ोन मिलाया और बाहर चला गया, पर हरम को मुसीबत में डाल गया था। हरम ये सोच कर रो रही थी कि उसने बुलंद के कैरेक्टर पर कितना हैरफ उठाया था और बुलंद ने उस पर लगा कोई इल्ज़ाम तस्लीम ही नहीं किया था। बुलंद रात को कमरे में आया तो हरम बेड के एक कोने में अपना जिस्म सुकेट कर पड़ी हुई थी। बुलंद को बहुत हैरत हुई, क्योंकि हरम कभी भी अपने आप बुलंद के बेड पर नहीं सोती थी। बुलंद उसे कंबल उड़ा रहा था, तभी उसको हरम का ख्याल आया। वो हरम को कंबल उड़ाने लगा और इसी वजह से उसके इंतहाई करीब आ गया। तभी हरम की आंख खुली। वो अपनी गलती की अजाला चाहती थी, इसलिए उसने बुलंद के माथे पर अपना होठ रख दिया। उसने बुलंद के जज्बात को की चिंगारी को हवा दी थी। उनके दरमियान की खामोशी कुछ यूं टूटी। बुलंद, मुझे अपने के पे बहुत शर्मिंदगी है। मैंने बहुत गलत किया, आप पर बहुत इल्ज़ाम लगाया। असल में मैं आपको खोने से डरती थी। हरम जज्बाती होकर अपने आंसू पर काबू ना रख सकी तो बुलंद मुस्कुराया और कहा, मतलब आप पूरी तरह मेरी मोहब्बत में पागल हैं? मुझे पता था तुम मुझ पर हंसोगे, हरम ने रोते हुए कहा, मुंह फुला लिया। तो बुलंद ने हरम का सर अपने सीने पर रखा और बोला, मैं भी तुमसे बहुत मोहब्बत करता हूँ। हरम का हाथ बुलंद के बालों में था और उनमें अपनी उंगलियां चला रही थी। जब हम पहली बार मिले थे तब तो मुझ पर लट्ठू हो गई थी, बुलंद ने कहा। तो हरम ने बुलंद की बात सुनकर उसके सर पे एक एक बाल नोच कर तोड़ दिया, जिस पर बुलंद चिल्लाया। हरम के बाजू पर जोर से उसने थप्पड़ मारा। सुबह जब हरम की आंख खुली तो बुलंद पहले ही उठ चुका था और शायद दर्द से करहा रहा था। हरम अपने बाल समेटती हुई बुलंद के सामने जा खड़ी। उसने बुलंद के माथे को छुआ तो वो जल रहा था। आप नाश्ता करें और फिर दवा ले लें, हरम ने कहा। मेरी बाजू बहुत दुख रही है, पूरी रात तुम इस पर सोई हो। बुलंद ने दर्द की शिद्दत से आंखें कस के बंद की हुई थी, तो हरम को बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। मैं दवा लगा देती हूँ, बुलंद ने कहा। हरम ने कहा और बुलंद ने अपनी शर्ट निकालने की कोशिश की, पर बाजू नहीं हिल रहा था। बुलंद ने दूर खड़ी हरम को उसका तमाशा देखा तो बोला, रात का मोहतरमा बड़ी पुरसुकून नींद आई होगी आपको, अब जरा मेरी मदद करने की जसारत भी कर ले। तो हरम ने जैसे तैसे बुलंद की शर्ट निकाली और आंखें बंद करके उसके बाजू पर दवाई लगा रही थी। बुलंद हरम को देखकर मुस्कुराया और शरारत से बोला, हरम अब तो आंखें बंद करने का कोई जवाब नहीं बनता। तुम कौन सा पहली बार मुझे यूँ देख रही हो? मैंने पहले भी कहा था तुम्हें कि तुम मेरी मुकम्मल बीवी बन चुकी हो, अब क्यों शर्माती हो? उसकी बात पर हरम ने अपनी दांत पिसे और पेट पटकते कमरे से चली गई, जबकि बुलंद हंसता हुआ बोला, आईना दिखाएं तो बुरा ही लगता है। खिड़की सब अफराद टीवी लॉन्च में बैठे चाय पी रहे थे, तभी दरवाजे से अंदर कुछ लोग दाखिल हुए। एक औरत जिसके साथ एक लड़का और एक लड़की थी। सब उनसे मिलने लगे और सलाम दुआ करने लगे, लेकिन बुलंद और हरम इनसे अनजान थे। अली ने उनका तारुफ करवाया। ये राबिया की बहन और उनके बच्चे थे। एक का नाम अमायमा और दूसरे का नाम हसनैन था। बचपन में बुलंद उनसे मिल चुका था। सलाम दुआ के बाद वो लड़की बुलंद से चिपक कर बैठ गई और उस लड़के ने हरम की तरफ अपना हाथ बढ़ाया, जबकि हरम के नज़रअंदाज करते हुए सिर्फ मुंह से उसके सलाम का जवाब दिया। सब खुश गप्पियों में मगन थे, जबकि हसनैन अपना मुंह खोलकर हरम को देख रहा था और बुलंद का जी उसको खा जाने को किया। तो इस तरफ अमायमा बुलंद के बाजू को पकड़ के बैठी थी और ड्रामे करने में मसरूफ थी। बुलंद, आपको चोट कैसे लगी? ये चोट आपको लगी है, पर दर्द मुझसे महसूस हो रहा है। हरम उसकी बकवास मजीद नहीं सुन सकते थे, इसलिए बुलंद के करीब आए, दांत पीसते हुए बोली, बुलंद आपको दर्द है, चले कमरे में चले। अमायमा ने जब जवाबी कार्रवाई की, बुलंद क्यों जाए तुम्हारे साथ? और अब के हरम का खून खोल उठा। उसने क्वेश्चन पकड़ लिया ताकि उस लड़की का मुंह पर दे मारे। मैं इनकी बीवी हूँ मोहतरमा, आपको कोई तकलीफ है क्या? और यह सुनकर अमायमा सख्ते में आ गई। हरम तुम जाओ, मैं आता हूँ, बुलंद ने कहा। तो हरम को आग ही लग गई। वो क्वेश्चन जो उसके हाथ में था वो बुलंद को दे मारा और कमरे में दाखिल हुई। हरम ने खुद कलामी की, बुलंद आज तुम्हारी बची कुची हड्डियों को मैं तोड़ूंगी। हरम सर से पाँव तक कमर लेकर लेटी हुई थी जब कमरे में बुलंद दाखिल हुआ। बुलंद ने जलते पर नमक छिड़कने का सोचा। उसने हरम के बैग से लिपस्टिक निकाली और अपने गाल पर होंठों का निशान बनाए। उसके बाद हरम को अपनी तरफ मतवज्जा करने के लिए खांसने लगा। हरम ने कमर उतारकर नज़र बुलंद पर डाली तो वो चल कर बैठ गई और उसकी आंखों से आंसू गिरने लगे, जबकि बुलंद बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी रोकने लगा। हरम ने बुलंद का स्पॉट बैग खोला और उसमें से बैट निकाला और आस्तीनों पर करते बुलंद के करीब आई तो बुलंद का चेहरा झट पड़ गया। ये वो हिसाब हुआ कि चोरों को पड़ गए मोर। ये क्या कर रही हो तुम? बुलंद बौखलाते हुए बोला। ये निशान मैं इस बैट से साफ करूँगी, हरम ने कहा। हरम बैट की क्या ज़रूरत है, ये कुशन से भी तो साफ कर सकती हो, बुलंद घबराए हुए बोला। नहीं बुलंद, कुशन से तुम्हें असर नहीं होता, हरम ने कहा और बुलंद की टांग पर 2 बार वार किया। बुलंद फर्श पर बैठकर चीखने लगा। हरम सर झटकती बैट पर बैठ गई। हरम मेरी टांग टूट गई है, बुलंद बोला।
सुनकर खुशी हुई। हरम ने बेनियाजी से कहा। बुलंद खड़ा हुआ, अलमारी में से एक शॉपिंग बैग निकाला और हरम के करीब आया। हरम ने अपना रुख मोड़ लिया। ये लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ मैं, बुलंद ने कहा। टूटी हुई टांगों से ज़रा मुझे भी चलना सिखा दो बुलंद, हरम ने उसकी मजाक उड़ाया। फिलहाल तुम ये पहनो जो इस बैग में, नहीं तो अमामा बहुत शौक से पहनेगी, बुलंद ने उसे धमकी दी। साथ में हरम ने बुलंद के हाथ से शॉपर झपटा और बाथरूम में चली गई। हरम ने बाथरूम से आवाज़ लगाई, बुलंद ये पूरा नहीं है, बाकी का कहाँ है? तो बुलंद मुस्कुराता हुआ बोला, ये इतना ही है हरम, मैं नहीं पहन रही है। फिर हरम ने साफ पहनने से उसे इनकार किया। हरम पहन लो वरना बाथरूम में आ जाऊँगा, बुलंद ने उसे फिर से धमकी दी और यह सुनते ही दरवाजे को ताला लगा दिया हरम ने। ओहो यार, दरवाज़ा खुला था, मैंने चांस मिस कर दिया। बुलंद ने तासुब से अपने माथे पर हाथ मारा। बुलंद बाहर जाओ, हरम ने अंदर से आवाज़ लगाई। ठीक है, बुलंद ये कहा। दरवाज़ा बंद होने की आवाज़ आई तो हरम ने बाथरूम का दरवाज़ा खोला और बाहर आई। उसने रेड नाइटी पहनी हुई थी जो कि स्लीवलेस थी। बुलंद अलमारी के पीछे छुपा होता, उसने हरम को कंधों से पकड़ा और दीवार से लगा दिया। हरम की सांसें तेज तेज चलने लगी और बोली, तुमने चीटिंग की है मेरे साथ, तुम बाहर नहीं गए थे ना? इससे पहले वो मजीद कुछ बोलती, बुलंद ने उसके होंठों पर अपने होंठ रख दिया। हरम का दिल 120 की स्पीड से धड़क रहा था। हरम बुलंद को खुद से दूर करने की कोशिश कर रही थी मगर उसकी गिरफ्त मजबूत थी। दरवाजे पर दस्तक हुई तो बुलंद ने हरम को छोड़ा। मुलाजमा दूध लाई थी। बुलंद ग्लास लेकर कमरे में आया तो हरम की नज़रें ज़मीन पर ही थी। वो अब भी वहीं पर खड़ी थी। कभी चेहरे पर से बाल हटाती तो कभी होंठों को काटने लगती। सुबह नाश्ते के लिए सब डाइनिंग पर बैठे थे। बुलंद के साथ कुर्सी खाली थी और हरम अभी तक नहीं जागी थी। वो शायद रात वाली बात के बाद बुलंद का सामना नहीं करना चाहती थी। खाली पड़ी कुर्सी पर अमाइमा आकर जम गई। कुछ देर बाद हरम नीचे आई। बुलंद के साथ उस चलाड़ को देखकर उसे बहुत गुस्सा आया। हसनैन के साथ कुर्सी खाली थी। हरम बुलंद के पीछे से गुजरकर उसकी तरफ जा रही थी जब बुलंद ने एक झटके से हरम की कलाई थामी। हरम हैरान रह गई। बुलंद ने अपना रुख अमाइमा की तरफ किया। अमाइमा, आप ऐसा करें, जो चेयर खाली पड़ी है वहाँ बैठ जाए, मैं हरम के साथ बैठ कर नाश्ता करता हूँ। और बुलंद की बात पर अमाइमा मुँह के जावे बनाती उठ गई। टेबल पर बैठे सब लोग अपनी हंसी दबा रहे थे। हरम का तो कहका छूटने के करीब था। बुलंद हरम के चेहरे पर आई रौनक देखकर खुश हुआ। नाश्ते के बाद सब लोग सोफे पर बैठकर बातें करने लगे जब बुलंद हेडक्वार्टर जाने की तैयारी में था। फातिमा शाह ने हरम से पानी का गिलास मांगा। हरम पानी का गिलास लेकर नानी के सामने खड़ी थी। बुलंद की नजरें हरम पर जमी थी। वो हरम से बहुत फासले पर था। जब हरम का सर चिकराया वो धड़ाम से नीचे गिर पड़ी। बुलंद उसको अस्पताल लाया था। डॉक्टर ने कुछ टेस्ट किए थे जिनकी रिपोर्ट्स रात तक मिलने वाली थी। रात बहुत हो गई थी, सब लोग सो गए थे। हरम का सर दुख रहा था इसलिए वो किचन में खड़ी कॉफ़ी पी रही थी। बुलंद किचन में दाखिल हुआ और दीवार से टेक लगाए हरम को देखने लगा। हरम ने कॉफ़ी का मग की तरफ इशारा करते हुए कहा, तुम्हें चाहिए? तो बुलंद ने नाम में सर हिलाया और उसके करीब आया। बुलंद ने झुककर उसकी गाल को चूमा और बोला, मुझे ये चाहिए था। इससे पहले वो मजीद गुस्ताखी करता हरम सीढ़ियों की तरफ बढ़ी ताकि अपने कमरे में जाए। बुलंद उसके पीछे पीछे आ रहा था। उसने हरम को गोद में उठा लिया। ये क्या कर रहे हो तुम? हरम एकदम डर कर बोली, अब से तुम्हारा चलना फिरना बंद, अब हमेशा तुम्हें मैं ही कमरे में लेकर जाया करूँगा। बुलंद ने ऑर्डर दिया और हरम को बेड पर लिटा दिया। हरम उठी और ड्रेसिंग टेबल पर से लोशन उठाया। मेरा चलना फिरना क्यों बंद होगा? हरम ने पूछा। क्योंकि मैं पापा जो बनने वाला हूँ। और बुलंद की बात सुनकर हरम के हाथों से बोतल गिर गई। वो जितनी आंखें खोल सकती थी इतनी ही खोलकर बुलंद को देखने लगी तो बुलंद मुस्कुराया। हरम, अब थोड़ी बड़ी हो जाओ वरना मेरी बेटी और तुम्हें क्या फ़र्क रह जाएगा? बुलंद की बात हरम की झिझक को और बढ़ा रही थी। बुलंद, तुम कैसी बातें कर रहे हो? हरम ने झिझक कर कहा तो बुलंद कदम उचकाता बोला, इसमें अजीब क्या है? हरम बेड पर आकर अपनी गोद को घूरते हुई बोली, बुलंद, तुमने मुझे किसी को मुँह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा, सब क्या सोचेंगे? और बुलंद हरम को हैरत से देखने लगा। मैं भैंस बन जाऊंगी, हरम ने रूहान से लहजे में कहा तो बुलंद का कहका छूट गया। बुलंद ने पीछे से हरम को अपने हिसार में लिया और उसके कंधे पर अपना सर टिकाया। बुलंद ने हरम के कान में सरगोशी की, हरम तो पहले से ही भैंस हो। और हरम ने एक गहरी सांस ली और बुलंद के पेट में जोर से कौनी मारी। सुबह बुलंद काम पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। हरम बेड से टेक लगाए बैठी थी। अब बारी परफ्यूम की थी लेकिन परफ्यूम मिलके ही नहीं दे रहा था। बुलंद ने हरम की तरफ देखा तो हरम ने नजरें चुराई। बुलंद समझ गया कि दाल में कुछ काला है। हरम, परफ्यूम का है? तो हरम ने कंधे उचकाए, मुझे क्या पता। अचानक बुलंद के हाथ से ब्रश नीचे गिरा तो वो ब्रश उठाने के लिए नीचे झुका तो परफ्यूम बेड के नीचे पड़ा था। बुलंद ने हाथ में परफ्यूम लिया और बोला, हरम, तुमने छुपाया था ना मेरा फेवरेट परफ्यूम? बुलंद, मुझे ये बहुत बुरा लगता है, हरम ने बेबसी से कहा तो बुलंद ने परफ्यूम का ढक्कन खोला। हरम ने कॉफ के मारे नाक बंद कर लिया। तभी बुलंद ने परफ्यूम कूड़ेदान में फेंक दिया और फिर खामोशी से बाल बनाने लगा। हरम ने उसको
नाराज़ कर दिया था। अब हरम बुलंद के नज़दीक गए, फिर बुलंद ने उसको इग्नोर किया। हरम ने बुलंद के बाजू यानी कफ के बटन बंद किए। बुलंद अब टाई क्यों नहीं पहनते? हरम ने पूछा, लेकिन बुलंद ने कोई जवाब नहीं दिया। मगर हरम ने इतना प्यार दिखाया था। टाई की नोट नहीं बांधनी आती, बुलंद ने नरूठे लहजे में जवाब दिया तो हरम का कहका छूट गया। बुलंद ने उसे बुरी तरह घूरा। हरम ने हंसी दबाई और उसकी टाई बांधने लगी। बुलंद ने हरम की कमर में बाजू हायल किए। बुलंद छोड़ो मुझे, हरम ने घबरा कर कहा तो बुलंद ने गिरफ्त और मजबूत की। हरम ने मौके की नज़ाकत देखते हुए मुतालबा किया। हरम ने बुलंद के कॉलर को अपनी उंगलियों से छेड़ते हुए कहा, बुलंद प्लीज़ इस बारे में किसी को कुछ ना बताना। तो बुलंद अनजान बनकर बोला, किस बारे में? हरम ने अपने पेट की तरफ इशारा किया। सोचना पड़ेगा इस बारे में, बुलंद ने सोचते हुए जवाब दिया। बाय प्रिंसेस, मैं चलता हूँ, बुलंद ने हाथ हिलाते हुए कहा। तो हरम ने आगे से खुदाफिज कहा। जब बुलंद जाता हुआ पलटा और माथे पर बल डालते बोला, मोहतरमा आपसे नहीं, मैं अपनी बेटी से मुखातिब हूँ। हरम ने दांत पीसते हुए सरगोशी की, तुम्हें तो मैं बाद में देख लूँगी। हरम का फ़ोन बजा। फ़ोन पर मौजूद शख्सों से बाहर आने को कहा था। हरम ने दरवाज़ा खोला पर उसे कोई दिखाई नहीं दिया। अभी दरवाज़ा बंद ही करने वाले थे कि किसी ने उसके मुंह पर रुमाल रख लिया। हरम को ज़्यादा चीखने चिल्लाने का मौका भी नहीं मिला। उसके जिस्म उसके बस से बाहर हो गया और बेहोशी के आलम में गुम हुई। जब हरम की आंखें खुली तो सर भारी हो रहा था, हर तरफ अंधेरा था। हरम अपना वजूद घसीटते दरवाजे तक पहुंची। दरवाज़ा पीटने लगी, निकालो मुझे, खोलो दरवाज़ा। अब दरवाजे की दहलीज पर बैठ के आंसू बहाने लगी। तभी दरवाज़ा अचानक से खुला। बुलंद कब से हरम को फ़ोन कर रहा था, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रही थी। अब इसी वजह से वो घर जा रहा था। दूसरी तरफ घर में सब परेशान थे। अली और हसनैन हरम को तलाश करने निकले हुए थे। राबिया ये कहकर परेशानी बढ़ाई कि बुलंद को क्या जवाब देंगे। उसने हरम को अकेले जाने से रोका था। पूरा दिन गुजर गया पर हरम को कुछ पता ना था। बुलंद सब सुन चुका था। उसके अपने कानों पर यकीन नहीं आ रहा था। बजाय घर में दाखिल होने के बाहर की तरफ कदम बढ़ा लेने का, उसने चप्पा चप्पा छान मारा। आधी रात हो चुकी थी मगर हरम नहीं मिली। वो बेबस था, बहुत बेबस। घर में दाखिल हुआ तो सब उसका इंतजार कर रहे थे। अली ने बुलंद का कंधा थपका और अब बुलंद फातिमा के गले लग गया। वो टूट चुका था, सब्र का दामन छूट चुका था। दादी वो प्रेग्नेंट थी, बुलंद से सकते हुए बोला और सब ये सुनकर हक्के पक्के रह गए। ओह, तो तुझे होश आ गया है। हरम उसकी तरफ मुतवज्जो हुई। दराज का आदमी जिसके चेहरे पर वहशत छाई थी, हरम को बालों से घसीटता कुर्सी तक लाया। हरम दर्द से कराई। उस आदमी ने हरम के होंठों को उंगली से मसला। हरम ने उसके मुंह पर थूक दिया, दोबारा मुझे हाथ लगाया तो चीर दूंगी तुझे, हरम ने कहा। तो उस आदमी का खौफनाक कहका गूंजा, इतनी नर्म आवाज़ को मुझे कैसे चीर सकती हो? अब उस आदमी ने सिगरेट सुलगाई और हरम के जिस्म को जगह जगह से जलाने लगा। सुबह का सूरज निकलते ही बुलंद हरम की तलाश में निकल गया। चप्पा चप्पा छान रहा, लेकिन हरम को कुछ नहीं पता। उसकी हर उम्मीद टूट रही थी। गाड़ी के स्टीयरिंग पर मायूसी से सड़क कर बैठा कि अचानक उसे हरम के बाप का ख्याल आया। बुलंद ने खुद कलामी की, नासिर खान का हाथ हो सकता है हरम के किडनैप में। बुलंद लॉकअप में पहुंचा जहां खान बंद था। अपने दामाद का इस्तकबाल नहीं करोगे? खान ने यह सुनकर बुलंद की तरफ लपका। कहाँ है मेरी बेटी? खान ने पूछा। तो बुलंद ने खान का गिरबान गिरफ्त में लिया और बोला, मैं तुझसे यही पूछने आया हूँ कि हरम कहाँ है? उसके लापता होने में तेरा हाथ है? मैं अपनी बेटी को अगवा क्यों करूँगा? खान ने कहा। तुम ही हरम के नुकसान पहुँचाना चाहते थे। कोई और है जो तुम सबका दुश्मन है, खान ने उसे कहा। तो एक नाम गूंजा, वकास शाह। बुलंद ने वकास के फ़ोन पर ट्रैकिंग डिवाइस लगा दी थी और नाजिया उसके हर काम पर नज़र रख रही थी। वकास की फ़ोन कॉल से हरम का पता लग चुका था। बुलंद, जैन और अली सब वहीं जा रहे थे। हरम कुर्सी पर बंधी हुई थी जब किसी के लम्स ने उसे होश दिलाया। हरम को सामने मौजूद शख्स को देखकर झटका लगा था। दफ़ा हो जाओ तुम यहाँ से, हरम चीखते हुए बोली। तो उस शख्स ने हरम की रस्सियाँ खोली और उसके करीब हुआ। हरम ने जवाबी कार्रवाई की तो वह तैश में आ गया और हरम के कपड़ों को नोचने लगा। हरम का हाथ करीब पड़े ग्लास पर लगा तो उसने आदमी के सर पर दे मारा। उस आदमी के सर से खून बहने लगा। उसने दोनों हाथ सर पर रख लिए और हरम के पीछे लड़खड़ाता हुआ बाहर की जानिब भागा। दरवाज़ा तोड़ दें क्या? जैन ने पूछा। नहीं, पहले दस्तक दो, हो सकता है अचानक दरवाज़ा तोड़ने से वो हरम को कोई नुकसान पहुंचा दे। बुलंद ने खुद दरवाजे पर दस्तक दी। 3 बार दस्तक देने पर दरवाज़ा खुला। दरवाजे पर हरम थे। बुलंद की खुशी का ठिकाना नहीं था, लेकिन हरम के चेहरे के आसार कुछ अजीब थे। वो लड़खड़ाती हुई हरम ने खुद को बुलंद के हवाले किया। बुलंद ने उसकी कमर के गिर्द बाजुओं का घेरा बनाया तो वो सख्ते में आ गया था। हरम की कमर में कांच का बड़ा टुकड़ा घुसा हुआ था। बुलंद ने खींचकर उसे बाहर निकाला। बुलंद खून में लथपथ
आईसीयू के बाहर बैठा हुआ था। डॉक्टर के मुताबिक बच्चे के बचने के चांसेस नहीं थे और हरम की हालत इंतहाई नाजुक थी। बुलंद बुत बन चुका था। अली बुलंद से मुखातिब हुआ, मगर बुलंद ने कोई जवाब ना दिया और बाहर की तरफ चल पड़ा। बुलंद मस्जिद में दाखिल हुआ, टूट कर अपने रब से ज़िंदगी की भीख मांगी। हाँ, अपनी ज़िंदगी की, क्योंकि हरम और उसका बच्चा ही तो उसकी सांसों की चलने की वजह थी। या अल्लाह, तेरा वादा है कि तू अपने बंदों पर उनकी हिम्मत से ज़्यादा बोझ नहीं डालता। तुझे मालूम है मैं इतनी तकलीफ बर्दाश्त नहीं कर सकता, फिर मेरा क्यों इम्तहान ले रहा है? हरम के लिए बुलंद गिड़गिड़ा कर बोला। झुका कर अपनी थोड़ी को सजा के अश्क आंखों में ज़रा सा गम बताता हूँ, वो सारा छीन लेता है। अब डॉक्टर के मुताबिक बच्चा खतरे से बाहर था और हरम का ऑपरेशन भी कामयाबी से हुआ, लेकिन उसको होश ही नहीं आया। डॉक्टर ने उसको आईसीयू से वार्ड में ही मुंतकिल कर दिया था। बुलंद हरम के कमरे में दाखिल हुआ। हरम होश में नहीं थी, मगर बुलंद ने उसके ऑक्सीजन मास्क को हटाकर उसके होठों पर आहिस्ता सब बोसा दिया और फिर उसके पेट पर हाथ फेरा। हरम के पेट की तरफ देखते बुलंद बोला, मेरी प्यारी बेटी ने मामा का ख्याल रखा। तभी कमरे में राबिया, फातिमा और नायरा दाखिल हुई तो बुलंद झट से पीछे हटा। वकाशा और हरम को किडनैप करने वाले शख्स दोनों जेल में थे। बुलंद अंदर दाखिल हुआ। तुम दोनों से मिलने की खास ख्वाहिश थी। पहले बारी हरम को किडनैप करने वाले की आई थी। बुलंद हर बार उसे मजीद शिद्दत से मारता। उसको हरम के जख्म याद आते थे। हरम होश में आ चुकी थी। बुलंद दौड़ता हुआ अस्पताल में दाखिल हुआ। दरवाजे में खड़ा था। बाकी के सब कमरे में मौजूद होने की वजह से अपने दिल की मुराद पूरी नहीं कर सकता था। हरम उसको हसरत भरी निगाहों से देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। बुलंद अब उसके सिरहाने खड़ा था। हरम ने अपनी नज़रों का रुख बदल बुलंद की तरफ किया। बुलंद भी उसी को देख रहा था। हरम ने अपनी बाहें खोलकर बुलंद से कुछ मांगा तो बुलंद ने झट से खुद को उसकी बाहों में मस कर लिया। हरम भिगती आवाज़ में बोली, बुलंद, मैं आपसे इतनी दूर इतनी तकलीफ में थी। मैंने आपको इतना मिस किया और आप दूर से ही मुझे देख रहे थे। फातिमा शाह मुस्कुराई और राबिया और नायरा को बाहर आने का इशारा किया। बुलंद और हरम को मुकम्मल तन्हाई मिली। बुलंद, मैं आपसे बहुत प्यार करती हूँ और आपकी खातिर कुछ भी कर सकती हूँ, हरम सिसकते बोली। बुलंद हरम से लगवा और एक आईब्रो ऊपर उठाकर बोला, तो फिर चलो मुझे किस करो। हरम चटपटाई। बुलंद, मेरा मतलब ये नहीं था, सो मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी। हरम ने साफ इनकार किया। अभी जो तुमने सबके सामने मेरे साथ किया है ये कोई बड़ी बात नहीं थी। बुलंद ने उसकी पहली हरकत को जताया तो हरम ने हंसी रोकने के लिए अपने दोनों हाथ अपने मुंह पर रख ले। मुझे हंसाया मत, मेरा पेट दुखता है, हरम हंसी दबाते हुए बोली। आज हरम अस्पताल से डिस्चार्ज हुई थी। बुलंद उसको गोद पर उठाकर सीढ़ियों से ऊपर ले गया और बेड पर लेटाया। हरम ने आज स्कार्फ पहने हुआ था, इसलिए बुलंद ने उसके स्कार्फ की पिन खोली और उसको उतार दिया। थैंक्स बुलंद। हरम ने उसका शुक्रिया अदा किया। बुलंद मुस्कुराया और बेड पर से जाने लगा जब हरम ने उसका हाथ थाम लिया। बुलंद मुस्कुराकर पलटा और बेड पर हरम के साथ ही लेट गया। तुम आजकल कुछ ज़्यादा ही रोमांटिक नहीं हो गई हो? हरम बुलंद ने उसे छेड़ा तो हरम के माथे पर बल पड़े और बोली, मुझे डर लगता है बस। कोई फिल्म देखने का मूड है? बुलंद, मैं बहुत बोर हो रही हूँ, हरम ने मुंह बनाते हुए कहा। बुलंद ने पूछा, कौन सी? तो हरम ने कहा, कंजरिंग 2। यार 50 शेड ऑफ ग्रे देखते हैं। बुलंद ने उसकी बात से इख्तलाफ किया। मैं आपका क्या ख्याल है? बुलंद ने हरम के सीने पर मुक्का मारा। आप दोनों कंजरिंग देख रहे थे कि एक हॉरर सीन आया? बुलंद ने जोरदार चीख मारी और रिमोट से एलईडी ही बंद कर दी। यार इतना डरावना सीन देख लिया, अब बाथरूम कैसे जाऊँगा? बुलंद ने कहा तो हरम जोर से हंसी। तुमसे मैं इसी वजह से प्यार करती हूँ, हरम ने कहा। तो बुलंद ने उसे कहा, मैं भी तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। हरम, क्या तुम मेरे साथ बाथरूम जाओगी? और बुलंद की बात सुनकर हरम का दिल चाहा कि उसकी गर्दन दबा दे। उफ बुलंद, तुम बहुत बुरे हो। अजीब सी आवाज़ों के साथ सोती हुई हरम की आंख खुली। हरम बाल बांधती सीढ़ियाँ उतर रही थी, तभी बुलंद की एक जोरदार आवाज़ आई, जहाँ खड़ी हो वहीं रुक जाओ। और हरम का दिल उसकी आवाज़ सुनकर गले तक आ गया था। क्या हुआ है? हरम ने डरते हुए पूछा। बुलंद ने हरम की टांगों की तरफ बढ़ा। क्या है बुलंद? हरम ने फिर से पूछा। महारानी साहिबा, आपको उठाकर नीचे ले जाने लगा हूँ। बुलंद की बात पर हरम ने माथा पीट दिया। उफ बुलंद ने एकदम कहा। तो हरम ने पूछा, अब क्या है? तुम बहुत भारी हो गई हो, बुलंद ने शरारत से कहा। हरम की जिसामत पहले से काफ़ी ज़्यादा हो गई थी। हरम ने मुंह फुला लिया। आने दो नानी को, वही पूछेंगे तुमसे, हरम मुंह बसोरते बोली। तो बुलंद ने उसे कुर्सी पर ला बैठाया। नाश्ता मैंने खुद बनाया, तुमने खुद बनाया है, मुझे उठा देते। हरम ने नाश्ता देकर कहा, तुमसे अब भी मैं काम करवाऊँगा, इतना बुरा भी नहीं हूँ मैं हरम। बुलंद ने बुरा मानते हुए बोला।
तो मुलाजमा से कह देते हैं। हरम ने उसे कहा, मैं तुम्हारे माँ के अलावा किसी का हाथ का बना खाना नहीं खाता। बुलंद ने अपनी बाजू हरम की तरफ बढ़ाई तो हरम ने सवाली नज़रों से उसे देखा। कफ के बटन बंद करो। उसकी बात सुनकर हरम मुस्कुराई और बटन बंद करते बोली, एक दिन मैंने ये बटन क्या बंद कर दिया, आपने तो आदत ही बना ली है। ये हरम, इस बात का शुक्र अदा करो कि शर्ट मैं खुद पहनता हूँ, वरना। इससे पहले बुलंद और कुछ कहता, हरम ने बुलंद की बात काट दी। इंतहाई बेशरम हो बुलंद तुम। हाँ वो तो हूँ मैं, बुलंद ने भी एतराफ़ किया। तो हरम ने बुलंद की गाल पर बोसा दिया तो हरम के पेट की तरफ बुलंद झुका। हरम ने उसको दूर धकेला और कहा, बुलंद मजीद ये बेशर्मी नहीं चलेंगे। तो बुलंद ने भौं सुकोड़ी, ये मेरा और मेरी बेटी का मामला है, तुम्हें इसमें बोलने की ज़रूरत नहीं है, बुलंद ने मनमानी करते हुए कहा। हरम ने दांत पीसे और गुस्से से चेहरा मोड़ लिया जब बुलंद एकदम में चिल्लाया, हरम इधर आओ। तो हरम ने दूसरी तरफ चेहरा किए ही कहा, मुझे नहीं आना। यार बेबी किक कर रहा है, बुलंद चीख कर बोला। तो हरम ने अपना हाथ पेट पर रखा तो उसको भी महसूस हुआ था। हरम दर्द से करहा रही थी और लगातार रोती जा रही थी। बुलंद के आने से पहले एम्बुलेंस आ चुकी थी। बुलंद ने उसे एम्बुलेंस में डाला और खुद भी उसके करीब बैठ गया। हरम की हालत देखकर वो बुलंद परेशान हुआ था क्योंकि हरम एक पल को भी सीधी नहीं हो रही थी। उसका पूरा जिस्म सुकड़ा हुआ था क्योंकि उसको बहुत तकलीफ हो रही थी। बुलंद ने हरम के चेहरे पर से पसीना साफ किया, उसके बाल चेहरे से हटाए। अल्लाह ने बुलंद को बेटी दी थी, उसकी परसों की मुराद पूरी हो चुकी थी। 3 साल बाद दादी की जान उठ गई, राबिया शाह ने कहा। महजा दादा की जान है, दादी की जान नहीं। अली का उसकी बात से इख्तलाफ हुआ। महजा परेशानी से दादा दादी की लड़ाई देख रही थी जब फातिमा शाह बोली, तुम दोनों बच्ची को परेशान क्यों कर रहे हो। फातिमा शाह ने महजा को गोद में लिया और उसके बाल संवारने लगी। महजा बेटी, मामा बाबा कहाँ हैं, आपके साथ नाश्ता करने नहीं आए अभी तक, फातिमा शाह ने पूछा। बड़ी दादो, वो बाबा मामा के पाँव पर नेल पेंट लगा रहे हैं। महजा ने बड़ी इत्मीनान से उनका बांधा फोड़ा तो अली ने राबिया की तरफ मुस्कुरा कर देखा। कुछ सीखो अपने बच्चों से, शर्म तो नहीं आती है आपको, बाल सफ़ेद हो गए हैं आपके और बातें आप वही पुरानी हैं, राबिया ने झिपते हुए कहा। तभी बुलंद और हरम कमरे में दाखिल हुए। तो बाबा आपका रोमांस चल रहा है, बुलंद ने कहा। तो राबिया ने हरम के पैरों की तरफ देखा। हरम बेटा, नेल पेंट बहुत अच्छा लग रहा है। राबिया की बात सुनकर हरम की सांसें अटक गई। हरम ने अपनी झिझक खत्म करते हुए कहा, थैंक्स मॉम। थैंक्स क्यों कर रही हो हरम, बुलंद की मेहनत है सारी। अली ने उसे शरारत से छेड़ा तो हरम ने बुलंद की तरफ देखा और बुलंद ने महजा की तरफ, जबकि महजा ने अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया था। सबका कहका कमरे में गूंजा था। बुलंद 1 हफ्ते के लिए फैसलाबाद गया था। उसकी नाराज़गी अभी भी कायम थी। परसों उनकी शादी की एनिवर्सरी थी। हरम उस दिन को बहुत खास बनाना चाहती। उसने सोच रखा था बुलंद को मना लेगी। रात बुलंद देर से घर में दाखिल हुआ था। खामोशी थी। वो अपने कमरे की जानिब बढ़ गया। कमरे में अंधेरा था। वो हैरान हुआ और लाइट्स ऑन की। पूरे कमरे को फूलों और कैंडल से सजाया गया था। हरम ने पीछे से आकर बुलंद के कंधे पर सर टिकाया और कहा, हैप्पी एनिवर्सरी। बुलंद ने उसका सर दूर किया और बेड पर बैठ गया। हरम उसके बराबर बैठ गई। अब तक नाराज़ हो सॉरी, हरम ने ये कहते कान पकड़ लिए। बुलंद को उसके मासूम अंदाज पर हंसी आई लेकिन वो जब्त कर गया। बुलंद हैरान हुआ। आज तक कोई ऐसी हरकत जो ना की थी उसने। हरम उसके गले लगकर आंसू बहाने लगी। उससे बुलंद की बेरुखी बर्दाश्त नहीं होती थी। बुलंद से भी मजीद नाराज़ आ गया तो बोला, यार रोना तो बंद करो, मुझे तुम्हारे आंसू तकलीफ देते हैं। बुलंद ने उसके आंसू पोंछे। हरम शर्म से सुर्ख पड़ने लगी। वैसे आज कमरा बहुत अच्छा लग रहा है और तुम भी, बुलंद ने शरारत से कहा। हरम ने ब्लैक कलर की साड़ी पहनी थी जो उसकी गोरी रंगत पर बहुत जच रही थी। जब अचानक बुलंद ने पूछा, महजा कहाँ है। मम्मी के पास सो रही है, हरम ने शर्माते हुए कहा था। ओह तो अच्छा, आज हमें प्राइवेसी मिल गई, बुलंद ने उसको आंख मारते हुए कहा। तो बुलंद ने शीशे के सामने खड़ा किया और खुद उसके पीछे खड़ा हो गया। बुलंद ने हरम की गर्दन से बाल हटाए और खूबसूरत डायमंड हार्ट शेप लॉकेट उसकी गर्दन में पहना दिया। हरम को शर्म आ रही थी जब बोली, बुलंद ये बहुत प्यारा है, थैंक यू। हरम उसके गले लग गई। मेरे साथ रहकर काफ़ी रोमांटिक हो गई हो तुम, बुलंद शरारत से बोला। जो भी क्या गलत नहीं था, छोड़ो मेरे तुम, हरम ढटाई से बोली तो बुलंद हंसा। आई लव यू, थैंक्स फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ माई लाइफ, आई एम वेरी थैंकफुल टू अल्लाह